अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी रात के 3 बजे वाली एडिटिंग और स्लीपलेस नाइट्स का असली रिवॉर्ड आपकी स्माइल है। अगर वीडियो ने टच किया तो सब्सक्राइब और सुपर थैंक्स से प्यार दिखाना मत भूलना। स्पेशल शाउट आउट टू अदनान भाई, आपने जो 2 बार सुपर थैंक्स 2000 वॉन भेजा वो मेरे लिए सिर्फ डोनेशन नहीं, एक मोटिवेशन डोज है। ये मुझे याद दिलाता है कि कोई है जो इस स्ट्रगल को समझता है और वैल्यू करता है। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये चैनल जिंदा है। शुक्रिया भाई। चैप्टर 1004 थर्ड मूवमेंट। ग्रे रैट। क्लाइन की पलकें फड़फड़ाने लगीं क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आधे खुले कमरे में वापस मुड़ने, बालकनी छोड़ने और मास्टर बेडरूम में प्रवेश करने का फैसला किया। फिर उसने बाथरूम में प्रवेश किया। वो एक पर्याप्त गति से चला, ऐसा करते हुए जैसे कि वो इस पूरी प्रक्रिया को एक दैनिक दिनचर्या की तरह दोहरा रहा हो। बाथरूम का दरवाजा लॉक करते हुए क्लाइन ने घड़ी की विपरीत दिशा में 4 कदम उठाए और बड़बड़ाहट और दहाड़ से भरी ग्रे फॉग से गुजरा। अंत में द फूल की हाईबैक कुर्सी पर अपनी सीट ली और इससे पहले उसने अपने वैलेट एनोनी, जो गलियारे के पास खड़ा था, से सी गॉड कल्वेटुआ से धीरे से प्रार्थना करवाई थी। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ लाइट का उपयोग करते हुए उसने सी गॉड सेप्टर को बुलाया और अपने विजन का विस्तार करना शुरू किया। उसने फिर उस गाड़ी पर लॉक किया जो मार्च के रेसिडेंस 39 बोकलैंड स्ट्रीट की ओर जा रही थी। और इस बार जो व्यक्ति कांच की खिड़की के सहारे झुका हुआ था और इत्मीनान से दृश्यों का आनंद ले रहा था, वो अब ग्रे रैट नहीं था, बल्कि एक युवक था जिसने सिल्क की टॉप हैट और काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था। उसके काले बाल और काली आंखें थीं। उसका चेहरा पतला था और माथा चौड़ा था। उसने एक क्रिस्टल मोनोकल पहना हुआ था और उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। वो और कोई नहीं बल्कि ब्लास्फेमर, एंजल ऑफ टाइम, क्रिएटर का पुत्र आमोन था। हालांकि क्लाइन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, उसकी चिंता ने उसके पूरे शरीर को ठंडा महसूस कराया। आमोन स्पष्ट रूप से अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई दिया था, लेकिन रैट डेमिगॉड की डेस्टिनी चुराने के बाद वो बिना किसी संदेह के सभी की आंखों में एक ग्रे रैट के रूप में दिखाई दिया। उसके और उसके भाई एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के पास कुछ शक्तियां थीं जो समान थीं। जितना अधिक लोग इसके बारे में सोचते थे, ये उनके मन में उतना ही आतंक छोड़ता था, लेकिन ये आंतरिक रूप से अलग था। यदि ग्रे फॉग नहीं होता और इस जगह पर मेरा गहरा नियंत्रण नहीं होता, तो मैंने भी इसे नहीं खोजा होता। क्लाइन ने खुशी और खतरे का मिश्रण महसूस किया क्योंकि उसने आमोन के अवतारों को खोजने के लिए अपने विजन का विस्तार किया। डेस्टिनी की ग्राफ्टिंग की तुलना में पैरासिटाइजिंग के संकेत बहुत स्पष्ट थे। हालांकि क्लाइन को इस बार कुछ भी नजर नहीं आया। चाहे वो गाड़ी में अन्य यात्री हों, गाड़ी खींचने वाले घोड़े हों या आसपास के पेड़ और हवा हों, पैरासिटाइजिंग का कोई संकेत नहीं था। ये लियोनार्ड के दादाजी ने जो कहा था उससे अलग है। क्या एक आमोन की उपस्थिति का मतलब कई और आमोन का साथ होना नहीं चाहिए? वो स्पष्ट रूप से जागरूक है कि उसे एवरनाइट के चर्च के एक बिजारो सॉर्सेरर द्वारा खोजा गया था और उसे संदेह है कि बोकलैंड स्ट्रीट निगरानी में है। इसलिए उसने स्थिति की जांच करने के लिए केवल एक ही अवतार भेजा। क्लाइन ने थ्योरी बनाते हुए फ्रॉन किया। वो इस बात को लेकर थोड़ा अनिश्चित था कि वर्तमान विकास को कैसे संभाला जाए। बेशक उसे याद आया कि पालिस जोरोआस्ट ने उल्लेख किया था कि जब तक एक अवतार हल हो जाता है, वो बोकलैंड स्ट्रीट में सभी आमोन को खत्म कर सकता है। और अब बोकलैंड स्ट्रीट में केवल एक ही आमोन था, कार्रवाई करने का एक सही समय। मैं पहले सुनूंगा कि एक्सपर्ट की राय क्या है। क्लाइन ने तुरंत लंबी कांच से मेज के दूसरे छोर पर द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो का फिगर बनाया और उससे श्रद्धापूर्वक और पवित्रता से प्रार्थना करवाई। हॉनरेबल मिस्टर फूल, कृपया लियोनार्ड मिशेल को सूचित करें कि आमोन 39 बोकलैंड स्ट्रीट पर दिखाई दिया है, लेकिन केवल एक ही है। जबकि गेरमन स्पैरो ने प्रार्थना की, क्लाइन ने गाड़ी की निगरानी करना बंद नहीं किया। उसने हेजल को हल्के रंग की पोशाक में उतरते और अपने फोयर में प्रवेश करते देखा। आमोन, जो मोनोकल और काला ट्रेंच कोट पहने हुए था, पूरी तरह से संयम के साथ उसके पीछे चला। कोई कंसीलमेंट न होने के बावजूद नौकरों ने उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे मिस हेजल के पीछे केवल हवा या कोई अगोचर प्राणी था। कभी कभी महिला नौकरानियां जमीन की ओर देखतीं और डर के मारे उछल पड़तीं। जैसे ही वे चिल्लाने वाली होतीं, अपना मुंह खोलने के बाद वे भूल जातीं कि वे क्या करने वाली थीं। आमोन फोयर से गुजरा और सीढ़ियां चढ़ गया। क्रिस्टल मोनोकल को पिंच करते हुए आमोन ने अपने हाथ अपनी जेब में डाल दिए। रिंग ट्रांसपेरेंट कीड़े उसके शरीर से बाहर रेंगने लगे और गायब होने से पहले हर दिशा में रेंगने लगे। इसने क्लाइन की खोपड़ी को झंझना दिया। उसने आमोन की पैरासिटाइजिंग पावर के बारे में पाले जोरोआस्ट के विवरण को याद किया। एक प्लेग जैसा इन्फेक्शन। हेजल हाल ही में एक उत्कृष्ट मूड में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका टीचर वास्तव में पागल नहीं हुआ था।
पहले जो कुछ भी हुआ वो केवल एक परीक्षा थी और उसने इसे फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर लिया था। इसने उसे सुपरनैचुरल दुनिया के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कराया। उसने पोशंस का सार सीखा और एक्टिंग मेथड को समझा। उसने क्रिप्टोलॉजिस्ट के लिए एडवांस करने का अवसर भी प्राप्त किया। वो वर्तमान में एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर थी। तो दुनिया का वास्तव में एक ऐसा जादुई पक्ष है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब डेमीगॉड बन सकती हूँ और अपने मॉर्टल कॉइल्स को हिला सकती हूँ। हेजल ने लटकती दीवार घड़ी पर नजर डाली और अपने धसे हुए पेट को रगड़ा। उसने अपनी माँ से आज हाईटी सेशन आगे बढ़ाने के लिए कहने का फैसला किया। आखिरकार कोई मेहमान नहीं थे। दोपहर में उसने अपने टीचर को वापस लाने के लिए भोजन के लिए बाहर जाने का बहाना इस्तेमाल किया था। उसने अभिनय करने का अवसर भी लिया और कुछ भी नहीं खाया था। ये सोचते हुए उसने अपने टीचर की ओर देखा जो सोफे पर चमड़े के कुशन पर फैला हुआ था। ग्रे रैट ने अपना अगला पंजा उठाया था और अपनी दाहिनी आंख पर दबाया था। क्या आपको कोई भोजन चाहिए? हेजल ने श्रद्धापूर्वक पूछा। चूहे ने अपना अगला पंजा नीचे किया और इत्मीनान से उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है टीचर। हेजल मुड़ी और आगे बढ़ी, अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। उसकी लेडीज मेड गलियारे के साथ खड़ी थी, इत्मीनान से गलियारे के अंत में बालकनी को देख रही थी, जैसे कि वो दोपहर के आकाश की प्रशंसा कर रही हो। हेजल ने इंडिसर्नेबली फ्रॉन किया और कहा, इस जगह की रक्षा करो, किसी को अंदर मत आने दो। लेडीज मेड ने उस पर एक नजर डाली और मुस्कुराई। जी मिस। तभी हेजल ने अपना बेडरूम छोड़ा और दूसरी मंजिल पर एक्टिविटी रूम के लिए गई। उसे अपनी माँ मैम रियाना मिली। वही काले हरे बालों वाली इस महिला ने सोने की चेन के साथ लटके हुए जेम एम्बेडेड चश्मे की एक जोड़ी प्राप्त की जो उसकी लेडीज मेड से लटकी हुई थी। ये आईसाइट करेक्शन टूल की तुलना में एक एक्सेसरी अधिक थी। मुझे मत बताना कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, हेजल ने पजलमेंट में पूछा। मैम रियाना के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। मुझे ये अब पसंद है। जैसे ही उसने कहा, उसने चश्मा पहन लिया। जैसे ही हेजल कुछ कहने वाली थी, उसने कदमों की आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया तो पाया कि उसके पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च जल्दी घर आ रहे हैं। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मिलिट्री वेटरन्स मेस में होंगे? हेजल ने चलते चलते पूछा। वहां आज कोई नहीं था। मार्च ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी आंखों के दोनों किनारों को पिंच किया। हेजल ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और सिर हिलाया। बिल्कुल सही, हमने लंबे समय से एक साथ हाईटी नहीं पी है। ये सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च और मैम रियाना एक ही समय में हंसे जैसे ही उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर लियोनार्ड, जो अभी अभी सेंट हीलैंड स्क्वायर से लौटा था, ने खुद को सोफे पर फेंक दिया और अपने पैर कॉफी टेबल पर रख दिए। कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर उसका मानना था कि पनिशमेंट ऑपरेशन एक सही अंत पर आ गया था, जिससे वो युद्ध की लूट की प्रतीक्षा कर सकता था। ओल्ड मैन, क्या आपने नहीं कहा था कि सेंगुइन विस्काउंट के पास बहुत सारे मिस्टिकल आइटम्स थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे क्या हैं? लियोनार्ड ने पजलमेंट में धीरे से पूछा। उसके दिमाग में पालिस जोरोआस्ट ने हरमफ किया। उस स्तर की वस्तुएं मेरे ध्यान देने योग्य नहीं हैं। लियोनार्ड आगे दबाव डालने ही वाला था जब उसका विजन अचानक धुंधला हो गया। उसने असीम ग्रेश व्हाइट फॉग और गेरमन स्पैरो का धुंधला फिगर देखा, साथ ही उसकी प्रार्थना भी। आमोन 39 बोकलैंड स्ट्रीट पर दिखाई दिया है, लेकिन केवल एक ही है। आमोन दिखाई दिया है? इतनी जल्दी? लियोनार्ड, जो पहले से ही रिलैक्स्ड था, ने तुरंत अपने पैर वापस खींच लिए और सीधा बैठ गया। वह पनिशमेंट ऑपरेशन शुरू होने से पहले की तुलना में अधिक चिंतित हो गया। उसने जल्दी से पालिस जोरोआस्ट को क्लाइन के शब्दों के बारे में सूचित किया और पूछा, ओल्ड मैन, हम क्या करें? ऑपरेशन शुरू करें? लेकिन केवल एक आमोन अवतार है। पालिस जोरोआस्ट कहने से पहले 2 सेकंड के लिए चुप रहे। अगर केवल एक आमोन है तो इसका मतलब है कि उसके अन्य इरादे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। चौथे अपोच में एक कहावत है, गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं है। चूंकि ये शुरू हो गया है, हम लड़खड़ा नहीं सकते। अगर हम इसमें और देरी करते हैं तो आमोन पूरी सड़क को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। जब ऐसा होगा तो वो निश्चित रूप से ड्वेन डेंटिस की असामान्यता की खोज करेगा। क्लाइन वास्तविक दुनिया में लौट आया और बाथरूम से बाहर चला गया। उसने पहले ही संबंधित तैयारियां कर ली थीं। उसके पास अपने बाएं हाथ पर क्रीपिंग हंगर और अपने दाएं हाथ में ऑब्सीडियन से बना एक एम्बलम था। फिर उसने एनोनी से अपनी उंगलियां चटकवाईं और फ्लेमिंग जंप का उपयोग करके 39 बोकलैंड स्ट्रीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च के घर में गेरमन स्पैरो के रूप में प्रवेश कराया। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का नियंत्रण तुरंत क्लाइन को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन यह केवल बिना किसी प्रतिक्रिया के विशाल महासागर में डूबता हुआ प्रतीत हुआ। उसने अपनी मैरियनेट पर नियंत्रण खो दिया था। ये
क्लाइन की पलक फड़फड़ा गई जब उसने मास्टर बेडरूम का दरवाजा चरमराते हुए खुलते सुना। ये एनोनी था। लोयन और बालम रक्त वाले इस युवक ने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया, पूरी तरह से क्लाइन के नियंत्रण से बाहर। उसने फिर अपनी जेब से एक क्रिस्टल मोनोकल निकाला और उसे अपनी आस्तीन से रगड़ा। फिर उसने इत्मीनान से इसे अपनी दाहिनी आंख पर पहन लिया। उसने फिर ड्वेन डेंटिस को देखा। उसके मुंह के कोने ऊपर मुड़ गए। तुम्हें ढूंढ लिया। बेडरूम में मूड जम गया क्योंकि एनोनी, जो मोनोकल पर पिंच कर रहा था, ने जारी रखा। फ्लोरा जैकब की डेस्टिनी बहुत सारी असामान्यताओं से भरी थी और वे मुख्य रूप से इस सड़क से आई थीं। इसने मेरी रुचि जगाई और मैंने स्रोत को अलग करने और खोजने में कुछ समय बिताया। मुझे तुम्हें खोजने में इतने दिन लग गए। मैं इस दर्पण के लिए अजनबी नहीं हूं और मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसे कभी किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना अनुग्रहित होते नहीं देखा। ये वास्तव में एक दिलचस्प मामला है। शायद मुझे तुम्हारी डेस्टिनी चुरा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। सही। आप संभवतः इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। यह किसी भी तरह से साधारण नहीं है। मोनोकल पहने हुए आमोन, जिसने एनोनी का रूप धारण किया था, एक घुसपैठिए या हमलावर जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो एक आगंतुक की तरह दिखाई दिया, क्योंकि उसने उत्सुकता से उन सभी तैयारियों का उल्लेख किया जो उसने की थी, साथ ही एरोडिस की उत्पत्ति भी। वह इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर सके रुक गया। उसके विपरीत ड्वेन डेंटिस एक गंदे ग्रे रैट में बदल गया था। चूहे ने अपना दाहिना पंजा उठाया, अपनी आंख पर दबाया। उसी समय 160 बुकलैंड स्ट्रीट के बगीचे में अपने पतले और कटे हुए, काले बालों वाले, भूरी आंखों वाले चेहरे के साथ गेरमन स्पैरो गुलाबों के गुच्छे के बीच में दिखाई दिया। जब आमोन कुछ बहुत ही आकर्षक कह रहा था, उसने गुप्त रूप से क्लाइन के शरीर पर आक्रमण करने और उसे पैरासिटाइज करने के प्रयास में वॉर्म ऑफ टाइम को अलग कर दिया था। हालांकि क्लाइन पूरे समय हाई अलर्ट पर था। उसने अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स में बदलाव के माध्यम से इस प्रयास का पता लगाया, इसलिए उसने तेजी से महत्वपूर्ण क्षण में एक मैरियनेट बनाया और स्थानों की अदला बदली की। चुपचाप आमोन, जो एक मिक्स्ड ब्लड यूथ की तरह लग रहा था, क्लाइन के सामने प्रकट हुआ। उसके पीछे एक 12 रिंग वाला पारदर्शी कीड़ा तीसरी मंजिल से गिरा और उसके शरीर में लौट आया। और उस पल बगीचे की मिट्टी में केंचुए, जंगल में कीड़े, परछाइयों में चूहे सभी बाहर रेंगने लगे, या तो गेरमन स्पैरो और आमोन की ओर झुंड में आ रहे थे या इस क्षेत्र से भाग रहे थे। क्लाइन ने धैर्यपूर्वक आमोन को सुनने का मुख्य कारण उस समय का उपयोग मैरिनेट्स बनाने के लिए करना था। एक बिजारो सॉर्सेरर के लिए वे केवल अपने मैरिनेट्स के साथ ही पूर्ण थे। आमोन अभी भी कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। उसने अपनी आंख के सॉकेट में गहरे धंसे हुए मोनोकल को पिंच किया और चारों ओर देखा। मुस्कान के साथ कहा, आपके कार्य अक्सर आपकी समस्याओं को उजागर करते हैं। छल के उस्ताद के लिए आपने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए आपकी कमजोरी का पता लगाने के लिए पर्याप्त था। इतनी तनावपूर्ण और खतरनाक स्थिति में आपने वास्तव में अपने नौकरों पर विचार किए बिना चूहों, कीड़ों, पक्षियों और केंचुओं को अपने मैरिनेट्स में बदलना चुना। ये मुझे क्या बताता है? यह कहता है कि आपके पास उत्कृष्ट नैतिक मानक हैं। आप अभी भी खुद को इंसान के रूप में देखते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात को समझने पर भले ही मेरा अवतार आपसे कमतर हो, फिर भी आपको तोड़ना आसान है। आप मरने में भी सक्षम नहीं होंगे, भले ही आप इसकी कामना करें। ठीक है। आप गुप्त रूप से मेरे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों को रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित कर रहे हैं जो मैंने चुराए हैं। वे आपके बटलर, आपकी नौकरानी और आपके कोचमैन के हैं। यदि यह जारी रहता है तो मुझे डर है कि आप गहरे अपराध बोध का अनुभव करेंगे। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स भी चुराए जा सकते हैं? नहीं, यह ग्राफ्टिंग की तरह है। तारांकन क्लाइन का एक्सप्रेशन थोड़ा जम गया क्योंकि उसने आमोन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के अपने नियंत्रण को समाप्त कर दिया। वो धैर्यवान रहा था, आमोन को अपनी बकवास जारी रखने की अनुमति दे रहा था। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो गुप्त रूप से आमोन के अवतार को अपने मैरिनेट में बदलने की कोशिश कर रहा था। एक बिजारो सॉर्सरर के लिए इस तरह की लड़ाई, जहां उसने समय गंवाया और गुप्त रूप से अपना प्रभाव डाला, कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसमें वो सबसे अच्छा था और कुछ ऐसा जिसका उसने सबसे अधिक आनंद लिया। दुर्भाग्य से उसका सामना ब्लास्फेमर आमोन से हुआ था, जो मारॉडर पाथवे के अस्तित्व का वर्तमान शिखर था। भले ही वो केवल एक अवतार का सामना कर रहा था, वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। क्लाइन को वास्तव में संदेह था कि आमोन के शब्द एक चाल थे, लेकिन वो इसके माध्यम से देखने में सक्षम नहीं था। उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। ऐसे समय में उसे एक स्पेक्टेटर की मदद की जरूरत थी। आपके इतना कहने के लिए मुझे संदेह है कि ये केवल मुझे पैरासिटाइज करने के साधनों के बारे में सोचना है ना?
आपको पता होना चाहिए कि मुझे गंभीर रूप से घायल करने से पहले एक बिजारो सॉर्सरर को पैरासिटाइज करना बहुत मुश्किल है, जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स देख सकता है, क्लाइन ने शांति से कहा, क्योंकि उसने गेरमन स्पैरो का चेहरा पहना हुआ था। आमोन तुरंत हंसा। आपने आखिरकार इसे नोटिस कर लिया? आप मेरी डेस्टिनी चुराने की कोशिश कर रहे हैं? क्लाइन ने एक बार फिर एक मैरिनेट के साथ स्थानों की अदला बदली की, लगातार अपने वास्तविक शरीर को बगीचे के विभिन्न कोनों में प्रकट किया। नहीं, आमोन ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथ अपनी जेब में रखते हुए इत्मीनान से एक मुस्कान के साथ कहा, यदि अरोडेस जैसा जादुई दर्पण आपकी बात सुनने को तैयार है और जानबूझकर आपके प्रति खुद को अनुग्रहित करता है, तो इसका मतलब है कि आप उतने सरल नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। मैं टायरेंट पाथवे का बियॉन्डर नहीं हूं, इसलिए मैं सीधे आपकी डेस्टिनी चुराने के लिए इतना उतावला नहीं होऊंगा। हे, मुझे अचानक एक भावना आई है कि सीधे आपको बदलने से कुछ ऐसा होगा जो मैं होते हुए नहीं देखना चाहता। आपको कैसे पता चला कि अरोडिस खुद को अनुग्रहित कर रहा है? फ्लोरा जैकब की डेस्टिनी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लाइन एक पेड़ पर दिखाई दिया। उसके अलग अलग मैरिनेट्स अपने स्थान बदलते रहे। आमोन ने एक हाथ बाहर निकाला और अपनी ठुड्डी को पिंच किया और कहा, क्या मैंने नहीं कहा क्यों? मैंने जानकारी इकट्ठा करने और स्रोत की तलाश करने में समय बिताया। ओह, मैं स्टीम के चर्च गया और अरोडिस के साथ बातचीत की। यह बहुत स्पष्ट नहीं था और ये अपनी सच्ची उत्पत्ति को प्रकट करने के बजाय मेरे द्वारा प्रताड़ित होने के लिए तैयार था। दुर्भाग्य से वो स्टीम के चर्च के अंदर था, अन्यथा मैं इसे सीधे पैरासिटाइज कर लेता और सब कुछ सीख लेता। जीवित सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी पैरासिटाइज किए जा सकते हैं। यदि अरोडिस ने नियमों का सख्ती से पालन किया, तो अतीत में अपने उत्तरों के आधार पर वो मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत निश्चित नहीं है और केवल कुछ अनुमान है। क्लाइन की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसने आमोन को हंसते हुए सुना और कहा, आप वास्तव में जल्दी में नहीं लगते। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मेरे पाथवे के सीक्वेंस 2 का नाम ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी है? हालांकि मैं केवल एक साधारण अवतार हूं, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं, जैसे कि आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करना, एक निश्चित समय के लिए कुछ त्रुटियां प्रकट करना। उदाहरण के लिए, कोई भी इसे नोटिस नहीं करेगा, चाहे आप मदद के लिए कितना भी चिल्लाएं। हे, इसका मतलब ये भी है कि भले ही आप अपने हाथ में एवरनाइट एम्बलम को ट्रिगर करने वाले थे, आप केवल कंसीलमेंट के प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आप मदद लेने के अपने इरादों को प्रसारित नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पूर्व समझौते कुछ भी हों। इसके अलावा, भले ही आप मदद के लिए चिल्लाएं या विस्फोट करें, सड़क पर पैदल चलने वाले और कमरे में नौकर एक भी बात नहीं सुन पाएंगे। यही कारण है कि मैं इतना बात कर रहा था। एक साधारण अवतार के लिए कुछ मामलों में समय लगता है। ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर देने की आपकी बारी है। क्लाइन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने मैरिनेट्स के साथ स्थिति बदलना जारी रखा। हालांकि आमोन उसके सामने प्रकट होता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। हालांकि आमोन ने बस अपना हाथ उठाया और दस्ताने गायब हो गया। हालांकि मानव त्वचा के दस्ताने के गायब होने के साथ गेरमन स्पैरो भी गायब हो गया। पा आमोन की हथेली में जो उतरा, वो दस्ताना नहीं, बल्कि एक चूहा था, एक चूहा जो मैरिनेट बनने के बाद मर गया था। आमोन के दूसरी तरफ क्लाइन, जिसने टोपी नहीं पहनी थी लेकिन शर्ट और बनियान पहने हुए था, दिखाई दिया। उसने तब वो आइटम बाहर फेंक दिया जो उसने पहले निकाला था और उसने इसे अपने लक्ष्य पर फेंक दिया। ये एक पेपर क्रेन थी। इस पल उसने अपने मैरिनेट्स में से एक को पूछने के लिए बनाया, चूंकि आपने पहले ही डेस्टिनी को नियंत्रित करना पूरा कर लिया है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी इंतजार कर रहे लगते हैं। इससे पहले कि ये गेरमन स्पैरो, जो एक पतली पेपर फिगरीन था, अपना वाक्य पूरा कर पाता, दूर से हवा का एक तेज झोंका आया। लियोनार्ड, एक काले ट्रेंच कोट और हाथ में एक काली चांदी जड़ी हुई बेंत के साथ बोकलिन स्ट्रीट की ओर उड़ गया। क्लाइन, जो आमोन के पास दिखाई दिया था, ने तुरंत कहा, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एवरनाइट एम्बलम को ट्रिगर किया, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। साथ ही उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियां चटकवाईं, बगीचे में सबसे ऊंचे पेड़ को प्रज्वलित किया, जिससे उसकी स्कारलेट लपटें आकाश में उड़ गईं। और यह विशाल, स्पष्ट अलाव, जो सड़क के पार से एक नजर में ध्यान देने योग्य होता, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, चाहे वो पहली मंजिल पर खिड़कियां पोंछने वाली नौकरानियां हों या इंटिस पैरासोल ट्रीज के नीचे टहलने वाले पैदल यात्री। यहां तक कि हवा में भी लियोनार्ड मिशेल ने इस दृश्य को नजरअंदाज कर दिया, 39 बोकलिन स्ट्रीट की ओर तेज गति से दौड़ते हुए। और इस पल पालेस जोरोआस्ट की थोड़ी बूढ़ी आवाज इस रेड ग्लव्स के दिमाग में गूंजी, वापस मुड़ो, यूनिट 160 की ओर जाओ। ... हालांकि लियोनार्ड हैरान था, उसके अनुभवी स्व ने नहीं पूछा कि जब सुपरनैचुरल मामलों की बात आती है तो क्यों। उसने तुरंत उस दिशा को घुमा दिया जिस ओर वर्ड ऑफ द सी ने इशारा किया,
और दिशा बदल दी। 160 बोकलिन स्ट्रीट के बगीचे में आमोन ने अपना सिर उठाया क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ पर क्रिस्टल मोनोकल दबाया, हंसते हुए। मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। उसने गेरमन स्पैरो को इग्नोर किया क्योंकि उसकी मुस्कान स्पष्ट हो गई। उसने अनियंत्रित खुशी में बोलना जारी रखा, इस क्षेत्र में भाग्य की असामान्यताओं को खोजने में सक्षम होने के लिए। ये वो है पॉलिस। जैसे ही वो बोला, इस ब्लास्फेमर ने अपने कार्यों को बदल दिया और अपने मोनोकल को समायोजित किया। इस पल एक अजीब उदासी पूरी सड़क पर छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरी जगह वास्तविकता से अलग हो गई हो, एक रहस्य में बदल गई हो। 39 बोकलिन स्ट्रीट के एक्टिविटी रूम में हेजल ने खिड़की से बाहर देखा और पजलमेंट में बुदबुदाया, क्या बारिश होने वाली है? यह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजर वापस ले ली और हाई टी के लिए 3 स्तरीय ट्रे पर अपना हाथ बढ़ाया। तब उसने अपने पिता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च को अपनी दाहिनी हथेली को अजीब तरह से खोलते हुए देखा। पतली हवा से प्रकाश की किरणें संघनित हुईं, उसकी हथेली में एक क्रिस्टल मोनोकल का रूप ले लिया। मार्च ने फिर अपनी दाहिनी आंख पर यह मोनोकल पहन लिया। ये हेजल को पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस हो चुकी थी, क्योंकि उसने कमरे में दूसरों को घबराहट से देखा। उसकी माँ, मैम रियाना ने अपनी नाक से एक्सेसरी उतार दी और एक मोनोकल पहन लिया जो उन्होंने कहीं से निकाला था। उनके बगल में खड़ी नौकरानियों ने भी एक जैसा मोनोकल निकाला और अपनी दाहिनी आंख पर पहन लिया। थर्ड, हेजल सहज रूप से खड़ी हो गई क्योंकि वो बार बार पीछे हटी, इस प्रक्रिया में कुर्सी को गिरा दिया। इस आवाज ने कमरे में सभी को चौंका दिया। मार्च, रियाना और नौकरानियों ने अपना सिर घुमाकर हेजल को देखा। धीरे धीरे उनके होठों के कोनों पर एक मुस्कान बिखर गई। आह! हेजल टूट गई क्योंकि उसने एक तीखी चीख निकाली। यह चीख घर और बगीचे से गुजरी सड़कों पर पैदल चलने वालों का ध्यान आकर्षित किया। इस बिंदु पर आमोन ने पहले ही अपना दाहिना हाथ अपने मोनोकल से नीचे कर लिया था। हवा में फिगर को देखते हुए उसने एक मुस्कान के साथ कहा, पालिस, ये पहले से ही 5वें अपोज का 1350 है। अपने स्तर को बढ़ाने के लिए अवतारों को इकट्ठा करने पर भरोसा करने की तकनीक पहले से ही पुरानी हो चुकी है। उसके पीछे क्लाइन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसने अपनी जेब में हाथ डाला जैसे कि वो बंदूक निकाल रहा हो, जबकि उसने क्रीपिंग हंगर को पारदर्शी बना दिया। उसके सामने एक पारदर्शी किताब संघने। ये एक साधारण पेपर क्रेन थी जो बाहर निकलते ही स्कारलेट लाल लपटों में फट गई, प्रक्रिया में राख बिखर गई। आमोन, जो आकाश में देख रहा था, ने अचानक अपना सिर घुमाया और उस पेपर क्रेन को देखा जो लपटों का पात्र थी। उसने फिर अपनी हथेली उठाई। मोनोकल के नीचे की आंख में एक ठंडी चमक जगी थी। अचानक पेपर क्रेन की सतह पर लपटें गायब हो गईं। क्लाइन और अपने मैरिनेट के साथ स्थानों की अदला बदली करने की उसकी क्षमता गायब हो गई। फ्लेम कंट्रोलिंग, फ्लेमिंग जंप और एयर कैनन के लिए भी ऐसा ही हुआ। उस पल में उसकी 6 बियॉन्डर शक्तियां चुरा ली गईं, जिनमें से 4 काफी महत्वपूर्ण थीं। यदि आमोन कुछ और चोरी करने में सक्षम होता, तो क्लाइन एक साधारण व्यक्ति में भी बदल सकता था। ये एंजल स्तर पर चोरी थी। बुझती हुई लपटों के बीच पेपर क्रेन धीरे धीरे तैरने लगी। ... आज मंगलवार था। 160 बोकलिन स्ट्रीट ड्वेन डेंटिस के बगीचे के अंदर पेपर क्रेन, जो पहले से ही जली हुई और अधूरी थी, अचानक हवा में जम गई। जटिल क्रोम रंग के प्रतीक इसमें से बाहर निकले, तुरंत एक विशाल इल्यूजरी स्केललेस सांप का रूप ले लिया। विशाल चांदी के सांप की सतह पर घने पैटर्न और प्रतीक एक पहिया बनाते थे जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। प्रत्येक पहिया के चारों ओर अलग अलग प्रतीक थे। ठंडी चमकीली लाल आंखों की एक झाड़ू के साथ ये विशाल सर्प आकाश में उड़ गया और बोकलैंड स्ट्रीट के ऊपर रुका रहा। उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया और अपनी ही पूंछ को काट लिया। इसकी परछाई पूरी सड़क को एक रहस्यमय और बेतुके पहिए की तरह ढंक गई। अचानक मार्च, रियाना और 39 बोकलिन स्ट्रीट के एक्टिविटी रूम में कई नौकरों ने अपने चेहरों से मुस्कान पोंछ ली। उन्होंने एक साथ अपने हाथ उठाए, अपने चेहरों पर मोनोकल उतार दिया, जिससे मोनोकल्स को प्रकाश की किरणों में बदलने से पहले इनकॉर्पोरियल होने दिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आंख के सामान एक बार फिर पहने और अपनी आंखों के सॉकेट को पिंच किया, या तो इत्मीनान से खिड़की से बाहर देख रहे थे या अपनी पूर्व स्थिति में लौट रहे थे। हेजल जमीन पर बैठी इस दृश्य को देख रही थी। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है, उसने तेजी से पीछे हटने के दौरान अपने शरीर को पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। विनर एनोनी की आंखों में ठंडी चमक गायब हो गई। क्रिस्टलीय मोनोकल पका हुआ रह गया था और अब उसने वो सुपरसीलियस लुक नहीं पहना था। इसके अलावा उसके शरीर में कुछ स्पष्ट, मोटा, लेकिन पारदर्शी और रहस्यमय वॉर्म ऑफ टाइम के रूप में निकाला गया प्रतीत होता है, जो उसके सिर के ऊपर बनता है। और कंसीलमेंट के बीच ये वॉर्म ऑफ टाइम जल्दी से काले बालों, काली आंखों, एक चौड़े माथे और एक पतले चेहरे वाले फिगर में बदल गया।
ये बोकलैंड स्ट्रीट पर समय को उलटना नहीं था, क्योंकि क्लाइन और लियोनार्ड को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आमोन था, जिसकी स्थिति इससे कुछ मिनट पहले वापस आ रही थी। स्नेक ऑफ फेट रिबूट। हालांकि विल ऑसेप्टिन ने भविष्यवाणी की थी कि फेट में कुछ बदलाव होंगे, चीजें थोड़ी देर बाद हुई थीं। हालांकि उसका प्रभाव जो दूर से उतरा, वो इतने समय पर आया। स्नेक ऑफ फेट की मदद पाने के लिए क्लाइन ने न केवल उसे आइसक्रीम के 5 अलग अलग फ्लेवर खिलाए थे, बल्कि वो आगे के मुआवजे के लिए भी सहमत हो गया था। उनकी बातचीत का परिणाम यह था कि क्लाइन को कम से कम 2 आइटम बनाने के साधनों के बारे में सोचना पड़ा, जो विल ऑसेप्टिन को उसकी कमजोर स्थिति में उसकी कुछ ताकत को संक्षेप में पुनः प्राप्त करने की अनुमति दे सकें। जब आमोन को यह अप्रत्याशित झटका लगा, तो क्लाइन ने संकोच नहीं किया और डेथ नेल खींचा। उसने इसे कॉक किया, सिलेंडर को धीरे से धक्का दिया और इसे अपने दुश्मन पर निशाना बनाया। बैंग! उसने स्थिर और निर्णायक रूप से डेथ नेल का ट्रिगर खींचा, कंट्रोल स्पिरिट बुलेट को शूट किया जो उसने लंबे समय से तैयार किया था। प्रकाश की एक काली धारा चमक उठी, तेज बोनेट और क्लासिक ब्लैक रोब के साथ इल्यूजरी आमोन फिगर पर प्रहार किया। वॉर्म ऑफ टाइम। ये उन सभी वॉर्म्स ऑफ टाइम से भी मोटा और स्पष्ट था, जिन्हें क्लाइन ने पहले देखा था। प्रकाश बिखर गया जैसे ही आमोन का फिगर हवा में कांपने लगा और कोई भी अभिव्यक्ति पहनने में सक्षम हुए बिना जम गया। और इस पल लियोनार्ड, जो पहले ही ऊपर आ चुका था, ने ओल्ड मैन के निर्देशों का पालन किया। वर्ड ऑफ द सी पर खड़े होकर वो हवा में तैर गया, अपनी बाहों को थोड़ा फैलाया और अपने स्पिरिट बॉडी को आराम दिया। उसकी दोनों हरी आंखों ने तुरंत उनमें से प्रत्येक में थोड़ा उदास 12 रिंग वाले पारदर्शी वॉर्म ऑफ टाइम को प्रतिबिंबित किया। इन 2 वॉर्म्स ऑफ टाइम के सिर और पूंछ एक साथ जुड़े हुए थे, एक समान लूप बना रहे थे। जैसे ही लूप धीरे धीरे घूमा, उन्होंने लियोनार्ड के पीछे एक विशाल प्राचीन चित्तीदार भ्रम पेश किया। ये भ्रम पत्थर से तराशी गई दीवार घड़ी की सतह जैसा लग रहा था। 12 खंड थे, प्रत्येक खंड या तो ग्रेश व्हाइट या ब्लूइश ब्लैक था। उन्हें एक दूसरे से स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था और प्रतीक सभी अलग थे। बस एक नजर के साथ क्लाइन को लगा कि जीवन उसके पास से गुजर रहा है। गोंग! एक बेल गोंग जो प्राचीन इतिहास से समय भर में यात्रा करती हुई प्रतीत होती थी, विशाल गुप्त दुनिया के माध्यम से गूंज उठी। क्लाइन से पहले सब कुछ धीमा लग रहा था, जिसमें एनोनी के ऊपर आमोन फिगर भी शामिल था। एक अवर्णनीय अदृश्य सर्ज दिखाई दी। उस आमोन फिगर के चारों ओर बहने से पहले उसे उस विशाल इल्यूजरी पत्थर नक्काशीदार दीवार घड़ी की ओर फेंक दिया। क्लाइन ने अचानक देखा कि उसके हाथ के पिछले हिस्से की त्वचा तेजी से सूख गई, क्योंकि वे झुर्रीदार हो गए, जिससे अनऑब्वियस वृद्ध धब्बे पैदा हो गए। जिस गति से आमोन का इल्यूजरी फिगर खींचा जा रहा था वो धीमी हो गई, लेकिन प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सका। अंत में ये एक रिंग्ड वॉर्म के रूप में अनुबंधित हुआ और लियोनार्ड के पीछे इल्यूजरी प्राचीन पत्थर नक्काशीदार दीवार घड़ी की ओर फेंका गया। गोंग! एक और बेल गोंग बजी, क्योंकि ग्रेश व्हाइट और ब्लूइश ब्लैक घड़ी की सतह में एक अतिरिक्त चित्तीदार हाथ था। यह हाथ जल्दी से कुछ खंडों में घूम गया, गोंग की आवाज को तेज कर दिया। 39 और 160 बोकलैंड स्ट्रीट के अंदर सभी प्रकार के शानदार प्रकाश की किरणें उड़ी, उस प्राचीन इल्यूजरी पत्थर नक्काशीदार दीवार घड़ी द्वारा खींची और आकर्षित की गईं। लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस। उसने अवतारों और उसके उच्च स्तर के बीच संबंध का उपयोग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के नियम को मजबूत करने के लिए किया था। गोंग! बैकलैंड में अलग अलग स्थानों से प्रकाश की कई धाराएं उड़ गईं। सब कुछ शांत होने के बाद क्लाइन की वर्तमान उपस्थिति उसके दिमाग में दिखाई दी। उसके काले से ज्यादा सफेद बाल थे। उसका माथा और उसके मुंह और आंखों के कोने स्पष्ट झुर्रियों से ढके थे। उसकी त्वचा कई वृद्ध धब्बों के साथ ढीली हो गई थी। वो एक बुजुर्ग सज्जन की तरह लग रहा था, किसी भी पल मरने के लिए तैयार। इस पल घड़ी की गोंग फिर से बजी। प्राचीन इल्यूजरी पत्थर नक्काशीदार दीवार घड़ी पर ग्रेश व्हाइट हाथ वामावर्त घूमने लगा। 1 टिक, 2 टिक, 3 टिक। क्लाइन ने देखा कि उसकी त्वचा ने तेजी से अपनी चमक वापस पा ली है, क्योंकि धब्बे फीके और गायब हो गए। बस कुछ ही सेकंड में उसने अपनी मूल उपस्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसमें फिर से जीवन प्रवाहित होने लगा है। एंजल स्तर पर शक्तियां लगभग गॉड लाइक हैं। मुझे इसके कुछ ही परिणाम भुगतने पड़े और मैं लगभग बुढ़ापे से मर गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ऐसी परिस्थितियों में पुनर्जीवित हो सकता हूँ। तारांकन क्लाइन ने अपनी स्थिति देखी और जल्दी से ऊपर देखा और लियोनार्ड मिशेल से कहा, आमोन द्वारा पैरासिटाइज्ड लोगों को कैसे बचाया जाना चाहिए। इस पल लियोनार्ड के पीछे प्राचीन इल्यूजरी घड़ी तेजी से दूर हो गई, प्रकाश की झिलमिलाहट में बदल गई जो उसके शरीर में वापस ड्रिल हो गई। लियोनार्ड ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कि वो कुछ सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, उनमें वॉर्म्स ऑफ टाइम के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर निकाल लिया गया है।
शेष भागों को या तो अवशोषित कर लिया गया है या कुछ अवशेष पीछे छोड़ दिए गए हैं। हालांकि इसका उन पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओल्ड मैन ने कहा कि ये अत्यधिक नहीं होगा, लेकिन ये एक एंजल के दृष्टिकोण से हो सकता है। संक्षेप में, वे उन देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं जिन पर वे विश्वास करते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उन्हें ये समझाए बिना कि वास्तव में क्या हुआ, देवता प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। यदि आप किसी अवशेष प्रभाव से डरते हैं, तो आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए मार्गदर्शन करने पर विचार कर सकते हैं। ओह, वो अस्तित्व, उनसे जो भी आइटम आएंगे वे आपके होंगे। शायद व्यक्तिगत रूप से एंजल स्तर पर लड़ाई का अनुभव करने के बाद और स्नेक ऑफ फेट के स्पेक्ट्रल फॉर्म को देखने के बाद लियोनार्ड की उत्तेजना और कंपकंपी को शायद ही एक पल में दबाया जा सकता था। इस सड़क पर लोग मूल रूप से गॉडेस के आस्तिक हैं, तो मैं उन्हें द फूल से प्रार्थना करने के लिए कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं धूमिल शहर में नहीं फेंका जाना चाहता। ओ गॉडेस इस मामले से बहुत अवगत हैं। यदि वे उनसे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। फिर मैं हर एमिनेंस एरियाना को वॉर्म्स ऑफ टाइम वापस करने के लिए प्राप्त कर सकता हूँ जो वे मेरे पास खांसते हैं। मैं उन्हें कुछ दे सकता हूँ। तारांकन जैसे ही क्लाइन के विचार दौड़े, उसने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। उसने फिर बातों बातों में पूछा, पूर्ण शुद्धि के बाद कोई दुष्प्रभाव होगा? हालांकि उसके पास लिटिल सन से कुछ अनुभव था, सिटी ऑफ सिल्वर का यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक पल सुनने के बाद लियोनार्ड ने कहा, थोड़ा। चूंकि ये पैरासिटाइजिंग का गहरा स्तर है, भले ही साधारण लोग पूर्ण रिकवरी का अनुभव करते हों, उन पर कुछ स्तर का प्रभाव बाकी रहेगा, जैसे कि उन्हें मोनोकल्स पहनना पसंद है। ठीक है, पहले वापस जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्लाइन ने सिर हिलाया और खुश था कि इस लड़ाई में शामिल पार्टियां स्पष्ट विनाशकारी ताकत वाली नहीं थीं। अन्यथा ये न केवल बोकलैंड स्ट्रीट हो सकती थी, बल्कि नॉर्थ बोरो का पूरा हिस्सा बरकरार नहीं रह सकता था। ब्रिड्ज हार्बर में एक काले बालों वाला, काली आंखों वाला, पतले चेहरे वाला युवक मोनोकल पहने साइकिल पर सवार होकर इत्मीनान से घर लौटा। उसने एक स्पष्ट मुस्कान पहनी थी जब उसने लेटर बॉक्स खोला और अंदर समाचार पत्र और पत्र निकाले। घर में प्रवेश करने के बाद युवक ने पत्रों को फाड़ते हुए अपनी दाहिनी आंख पर मोनोकल को पिंच किया, चलते चलते उनकी सामग्री को पढ़ते हुए। ये तब तक जारी रहा जब तक उसे बिना किसी नाम वाला पत्र नहीं मिला। यदि बैकलैंड में हमसे सभी कनेक्शन खो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पालित जोरोआस नॉर्थ बोरो की बॉकलैंड स्ट्रीट के आसपास बहुत अच्छी तरह से छिपा हो सकता है। हमसे मत पूछो कि हम ऐसे जोखिम क्यों ले रहे हैं। जीवन को अक्सर कुछ उत्साह, खुशी और प्रत्याशा की आवश्यकता होती है। ... बैकलैंड, डॉक्टर हारून का घर, एक काली प्रैम में। चांदी के रेशम में लिपटे विल ऑसेप्टन ने अपना मुंह और आंखें रगड़ी बड़बड़ाते हुए, जीवन बहुत कठिन है। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने कहीं से एक बेंत जैसा दिखने वाला कुछ निकाला। यह स्पष्ट रत्नों से जड़ा हुआ था। शुद्ध उज्ज्वल प्रकाश जल गया, कमरे में कैलेंडर को स्पष्ट रूप से रोशन किया। 160 बोकलैंड स्ट्रीट पर लेनर्ड को एक हाथ में वर्ड ऑफ द सी के साथ कंसीलमेंट की दुनिया से बाहर उड़ते हुए देखने के बाद क्लाइन ने अपना अटेंशन अपने सराउंडिंग्स पर वापस कर दिया। उसने पहले विनर एनोनी को ऑब्जर्व किया। उसने ओरिजिनली इमेजिन किया था कि वो उस मैरियोनेट का यूज नहीं कर सकता जिसे एमोन ने पैरासिटाइज किया था, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को फिर से कंट्रोल कर सकता है। क्लाइन पहले स्टन हुआ, फिर उसे एक रियलाइजेशन हुआ। जब स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टन ने टाइम में एमोन की कंडीशन को रिवर्स करने के लिए रिबूट का यूज किया, तो इसने उन चीजों को भी बना दिया जिन्हें उसने पैरासिटाइज किया था, सेम चेंजेस एक्सपीरियंस करते हुए। इसलिए एनोनी वापस उसके मैरियोनेट में टर्न हो गया था। जैसे कि मॉन्स्टर पाथवे के सीक्वेंस 1 की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर से एक्सपेक्टेड था, क्लाइन ने अपने फिगर को वहां से फेड अवे होने देने से पहले रिलीफ की सांस ली। उसने अपने मास्टर बेडरूम में वापस टेलीपोर्ट किया, किसी भी एक्सीडेंट से डिफेंड करने के लिए चारों तरफ मैरियोनेट्स का एक बंच छोड़ दिया। इसके ठीक बाद क्लाइन ने बाथरूम में एंटर किया और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। उसने एनोनी की प्रेयर लाइट का यूज किया और हाथ में सी गॉड सेप्टर के साथ पूरी स्ट्रीट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। विदाउट अ डाउट उसका फोकस उसके रेजिडेंस और यूनिट 39 पर था। उसने बटलर वॉल्टर, हाउसकीपर तनेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माख्ट, माम रियाना और कई सर्वेंट्स को पैरासिटाइज होने के रेमनेंट साइंस के साथ पाया। वे कुछ हद तक डेज में दिखाई दिए। जहां तक हेजल का सवाल है, वो पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर थी। उसके हाथ ग्राउंड पर थे। उसने खुद को पीछे कॉर्नर में पुश कर दिया था। उसकी बैक वॉल के क्लोज झुकी हुई थी, क्योंकि वो एक बॉल में हडल हो गई थी, ट्रेम्बल कर रही थी। माख्ट और कंपनी ने उसके साथ कुछ रॉन्ग नोटिस किया था। वे उसे कंसर्न में घेर रहे थे, ये जानने की होप कर रहे थे कि क्यों।
हालांकि जब भी वे उसके पास अप्रोच करने का अटेम्प्ट करते, हेजल जोर से स्क्रीम करती। वो वायलेंटली रेजिस्ट करती, इसलिए वे लोग मीटर्स दूर खड़े होकर एक पैनिक्ड और हेल्पलेस लुक पहने हुए थे। इस प्रोसेस के दौरान वे टाइम टू टाइम अपने ग्लासेस को नज करते या अपने आई सॉकेट्स को पिंच करते। इसने सिर्फ हेजल को और भी हॉरिफाइड कर दिया। वो कंट्रोल खोने की कगार पर दिखाई दी। क्लाइन हॉरिफाइड फील कर रहा था जब उसने ग्रे फॉग के ऊपर यह सीन देखा। उसने एक सीन इमेजिन किया। डैडी एमिन, मॉमी एमिन, मेड एमिन, फुटमैन एमिन हेजल के चारों तरफ सर्कल कर रहे थे, उसकी नर्व्स को सूद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हेल्पलेस थे। उन्होंने डिफरेंट कपड़ों के साथ सेम एक्सप्रेशन और सेम मोनोकल पहना था। भले ही हेजल होल्ड आउट करे और कंट्रोल ना खोए, वो डेफिनेटली मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप करेगी। कम से कम वो एक हाफ क्रेजी स्टेट में होगी। तारांकन क्लाइन के थॉट्स रेस करते रहे जैसे उसने सी गॉड सेप्टर को लोअर किया और रियल वर्ल्ड में रिटर्न किया। बुकलुन स्ट्रीट और कई स्ट्रीट्स डार्कनेस में एनश्राउडेड रहीं। इसने एक सीरीन, ट्रैंक्विल और प्रोफाउंड फीलिंग एग्ज्यूड की। ये एक ऐसी दुनिया थी जो पहले ही सीक्रेट में टर्न हो चुकी थी। क्लाइन ने एक हैट उतारी, इसे अपने सिर पर पहना और 22 फेल्प स्ट्रीट लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में एक डायरेक्टर के ऑफिस में टेलीपोर्ट किया। ऑड्री पहले ही एक लाइट ग्रीन ड्रेस में चेंज हो चुकी थी और हाथ में एक फाउंटेन पेन के साथ डे ड्रीम कर रही थी। आफ्टरनून में पनिशमेंट ऑपरेशन के हर डिटेल को रेमिनिस कर रही थी। दूसरी तरफ सूजी स्ट्रोल के लिए बाहर गई थी। सडनली इस नोबल लेडी ने कुछ सेंस किया और ऊपर देखा। ब्लैक हेयर्ड, ब्राउन आइड, थिन फेस्ड फिगर जिसके फेशियल फीचर्स कट थे, रैपिडली उसकी एमरल्ड लिम्पिड आंखों में रिफ्लेक्ट हुआ। इस फिगर ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट, ब्लैक ट्राउजर्स और ब्लैक लेदर बूट्स पहने थे। उसका एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसका बॉडी स्लाइटली बेंट था क्योंकि उसने अपनी टॉप हैट पर एक हाथ रखा था। ऑड्री पहले टेकन अबैक हुई, फिर उसे रिकॉल हुआ कि ये पर्सन कौन था। गैमन स्पैरो। हालांकि वो उससे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने पहले ही पेपर्स और वांटेड पोस्टर्स पर उसकी एक्सट्रीमली लाइफलाइक पिक्चर देखी थी। क्लाइन को मिस जस्टिस के रिएक्शन के बेसिस पर रियलाइज हुआ कि वो वापस ड्वेन डांटेज में चेंज नहीं हुआ था। हालांकि वो इसके बारे में बहुत माइंडफुल नहीं था। उसने अपनी टॉप हैट से हाथ हटाया और अपनी बॉडी स्ट्रेट की। उसने नॉड करते हुए कहा, कुछ ऐसा है जिसमें आपकी हेल्प की रिक्वायर है। उसका डिस्गाइज भी अमोन द्वारा चुरा लिया गया था, लेकिन रीबूट के बाद ये उसे रिटर्न कर दिया गया था। बस उसके पास वापस ड्वेन डांटेज में चेंज होने का टाइम नहीं था। मिस्टर वर्ल्ड, जो पहले से ही एक डेमीगॉड हैं, को मेरी हेल्प की नीड है? क्या उन्हें किसी मेंटल प्रॉब्लम के कारण थेरेपी की नीड है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तारांकन ऑड्री ने एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी में अपना फाउंटेन पेन नीचे रखते हुए अपने लिप्स पर्स किए। वो खड़ी हुई और एक सीरियस रिप्लाई दिया, नो प्रॉब्लम। क्लाइन ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और चला गया। उसे आर्म से पकड़ते हुए उनके फिगर्स फेड अवे हो गए जैसे ही वे स्पॉट से वैनिश हो गए। इंस्टेंटेनियसली वे 39 बोकलुन स्ट्रीट के एक्टिविटी रूम के बाहर अपीयर हुए। ये टेलीपोर्टेशन है। ऑड्रे की आंखें स्लाइटली टर्न हुई क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली कुछ पूछना चाहती थी। हालांकि जब उसने हैवी एटमॉस्फेयर स्क्रीम्स फील की तो उसके फेस ने इमीडिएटली एक सॉलम लुक पहन लिया। वहां एक पेशेंट है? उसने बिना किसी डाउट के पूछा। एक स्पेक्टेटर से बात करना रियली इजी है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। तारांकन क्लाइन ने टर्सली एक्नॉलेज किया और कहा, यस, उसने एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट एनकाउंटर किया और सफर किया एक टेरिबल फ्राइट। वो कंट्रोल खोने की कगार पर है। क्या आपके पास अंदर के लोगों द्वारा न देखे जाने के मीन्स हैं? उसके लिए अपना लास्ट सेंटेंस कहने की कोई नीड नहीं थी क्योंकि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लार्ज स्केल इल्यूजन इनफ था। इसके अलावा कंसीलमेंट की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के बाद ऑर्डिनरी पीपल लाइकली अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरीज रिटेन नहीं करेंगे। हालांकि एडम की इनविजिबिलिटी की पावर्स को विटनेस करने के बाद क्लाइन रादर क्यूरियस था कि क्या मिस जस्टिस के पास सीक्वेंस 6 पर ऐसे स्किल्स हैं। मिस्टर वर्ल्ड क्यूरियस फील कर रहे हैं। ये रियली रेयर है। वो थिक मास्क पहने हुए नहीं लगते हैं और एक थिनर वन में चेंज हो गए हैं। वो रियली एक अच्छे पेशेंट हैं जो मेडिकल एडवाइस मानते हैं। ऑड्री की चिन स्लाइटली मूव हुई जैसे उसने नॉड किया। यस। जैसे ही उसने बात की, उसने गेहरमन स्पैरो की तरफ ग्लांस किया जो हैंडल के लिए रीच आउट हुआ और उसका रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद डोर ओपन किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट और मामरियाना ने इस ब्यूटीफुल गर्ल को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया क्योंकि वे पैनिक में डॉक्टर को हायर करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहां तक हेजल का सवाल है, वो एक कॉर्नर में कर्ल्ड रही, एक अबैंडन्ड बेबी एनिमल की तरह विगरसली ट्रेम्बल कर रही थी। मिस हेजल? एक सीनियर स्पेक्टेटर के रूप में ऑड्री को दूसरों को भूलने की प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हेजल की कंडीशन ऑब्जर्व की और स्लाइटली फ्राउन किया। उसने अपना हेड टर्न किया और गेहरमन स्पैरो से कहा, मिस्टर स्पैरो, क्या आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसने क्या एनकाउंटर किया? ओनली सफिशिएंट नॉलेज के साथ ही मैं प्रॉब्लम को क्विकली रिजॉल्व कर सकती हूँ।
क्लाइन पहले से ही प्रिपेयर्ड था, जैसे उसने क्विकली और सक्सिंक्टली एक्सप्लेन किया। वो मरॉडर पाथवे की एक बियॉन्डर है, एक डेमीगॉड की स्टूडेंट जिसके नेफेरियस थॉट्स थे। उसके टीचर ने ब्लास्फीमर एमन के अवतार को अट्रैक्ट किया और खुद को मरवा लिया। उसकी डेस्टिनी और आइडेंटिटी चुरा ली गई। इस तरह एमन ने उसकी फैमिली में इन्फिल्ट्रेट किया, उसके पेरेंट्स और सर्वेंट्स को पैरासिटाइज किया। अभी जब हम एमॉन के एवटार्स को एलिमिनेट कर रहे थे, उसे रियलाइज हुआ कि उसके पेरेंट्स और सर्वेंट्स सभी एमॉन में टर्न हो गए थे। वो नहीं जानती थी कि वो एमॉन था, लेकिन वो समझ गई कि ये एक स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस था। अगर आपके पास कुछ भी है जिसे आप डीपर लेवल पर समझना चाहते हैं, ऐसी चीजें जिनमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आप हमेशा नेक्स्ट गैदरिंग के दौरान पूछ सकते हैं। ब्लास्फीमर एमॉन? मिस्टर वर्ल्ड और कंपनी ने एमॉन के अवतार को फिर से एलिमिनेट कर दिया है, नो अवतार्स को। ऑड्री समवॉट शॉक थी, क्योंकि उसने इंस्टिंक्टिवली मैक्ट और कंपनी की तरफ ग्लांस किया। वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वे एक बार एमॉन द्वारा पैरासिटाइज किए गए थे और उसमें टर्न हो गए थे। हर किसी को पैरासिटाइज करना। ऑड्री ने मिस्टर वर्ल्ड के वर्ड्स को रिकॉल किया, और जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अफ्रेड फील किया। उसने अपनी एंटायर बॉडी को कोल्ड टर्न होते फील किया, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचने में हेल्प नहीं कर सकती थी अगर वो हेजल की शूज में होती। इसने उसे समवॉट स्टाइफल छोड़ दिया, क्योंकि उसने सबकॉन्शियसली खुद पर प्लेकेट कास्ट किया। क्या सुपरनैचुरल वर्ल्ड हमेशा इतना क्रूअल और टेरिफाइंग होता है, या ये जस्ट ओकेजनली होता है? काम डाउन होने के बाद ऑड्री सॉफ्टली मटकी। उसने द वर्ल्ड गहमन स्पैरो के रिप्लाई का वेट नहीं किया, क्योंकि उसने टैरोट गैदरिंग में जो देखा था उससे वो आंसर बहुत अच्छी तरह जानती थी। ऑलवेज। हेजल को पीछे देखते हुए ऑड्री पिटी से भरी हुई वॉकओवर की। वो नीचे क्राउच हुई और पहले प्लेकेट यूज किया। हेजल ने ब्लैंकली ऊपर देखा और एक परफेक्ट फ्लॉलेस फेस देखा, साथ ही एमरल्ड जैसी आंखों का वो पैर। उस इंस्टेंट पर वो उस प्रीवियस नाइट की बॉल पर रिटर्न करने लगी, इस लेडी को एक एंजल की तरह डिसेंड करते हुए विटनेस किया। वो इंस्टेंटली काम हो गई। उसने देखा कि लिम्पिड ग्रीन आइज के उस पैर में रिपल्स उठ रहे हैं। वे सीरीन, काम और डीप थीं। डरने की कोई नीड नहीं है। काम डाउन। सब कुछ ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ऑड्री ने हेजल के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए हिप्नोसिस का यूज किया। उसने हिस्टेरिकल स्क्रीम्स और वो हॉरर सुना जो माउंटेन से टॉलर और ओशन से डीपर था। हेजल की कंडीशन और एनकाउंटर को अकाउंट में लेते हुए वो क्विकली ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान लेकर आई। उसने डायरेक्टली हेजल को हिप्नोटाइज किया और उसे आज के एनकाउंटर और उसके टीचर की एग्जिस्टेंस को भुला दिया। वो ओनली वेगली एक बियॉन्डर के रूप में अपनी आइडेंटिटी और अदर जनरल नॉलेज को रिमेंबर करने में केपेबल थी। स्लोली सो जाने से पहले हेजल ग्रेजुअली काम हो गई। जागने के बाद वो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मैं यहाँ कभी नहीं थी। ऑड्री ने हिप्नोसिस के लास्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एक जेंटल वॉइस का यूज किया। उसके बाद वो स्लोली उठी और कुछ सेकंड्स के लिए हेजल को ऑब्जर्व किया। उसने अपने लिप्स पर्स किए और अपना हेड टर्न किए बिना विस्पर किया। मैंने उसे टेम्पररीली कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरीज भूलने के लिए फोर्स किया, लेकिन वो मेमोरी रिमेन करती है। ये बस डीप डाउन हिडन है। फ्यूचर गैदरिंग्स में मैं उसका ट्रीट करना कंटिन्यू रखूंगी, उसे स्लोली रिमेंबर करने और इस मेमोरी को एक्सेप्ट करने के लिए गाइड करूंगी। तभी उसकी मेंटल प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व हो पाएगी। अदरवाइज परहैप्स एक फेमिलियर एक्शन या सेंटेंस उसे जोल्ट करके जगा देगा। वो फिर वंस अगेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, और परहैप्स इसका रिजल्ट डायरेक्ट लॉस ऑफ कंट्रोल होगा। मिस जस्टिस मोर एंड मोर प्रोफेशनल होती जा रही हैं। क्लाइन ने साई किया, जैसे उसने कॉशियसली पूछा, फिर आपको उन सभी लोगों को हिप्नोटाइज करना होगा जो पैरासिटाइज्ड थे। उन्हें कोई ऐसा हॉबी शो नहीं करना है जो ओरिजिनली उनका नहीं है, जैसे मोनोकल्स पहनना। साथ ही उन्हें 15 मिनट्स बाद एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने दें, ताकि वे कंप्लीट क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन ऑब्टेन कर सकें। ऑड्री ने एबनॉर्मल सीरियसनेस के साथ नॉट किया। नो प्रॉब्लम। क्लाइन इमीडिएटली साइड में खड़ा हो गया। इस नोबल लेडी को इस हाउस में उन सभी को क्यू करते हुए देखते हुए जो ग्रेटेस्ट फीलिंग्स ऑफ पिटी के साथ पैरासिटाइज्ड थे। मिनटों बाद क्लाइन गेरमन स्पैरो के चेहरे के साथ मिस जस्टिस ऑड्रे के साथ 39 बोकलिन स्ट्रीट से बाहर चला गया और उन स्थानों की ओर बढ़ा जहां अन्य पैरासाइट विक्टिम्स थे। कुछ मौन कदमों के बाद क्लाइन ने अचानक आगे देखा और कहा, ऐसे मामलों का अनफिलिएटेड बियॉन्डर्स के बीच होना दुर्लभ नहीं है। बिना किसी उपयुक्त मार्गदर्शन के इसका अक्सर ये अर्थ होता है कि वे लगातार चट्टान के किनारे नाच रहे हैं, किसी भी समय गिरने की संभावना के साथ। ऑड्रे ने रूखेपन से स्वीकार किया और कुछ सेकंड बाद कहा, मुझे पता है। पहले की तुलना में मैं उतनी नहीं हूं। उसने एक भयानक मुस्कान में फूटने से पहले एक पल के लिए विचार किया, जैसे कि उसे खुद का मजाक उड़ाने के लिए एक उपयुक्त विशेषण मिल गया हो। भोली। फ्यू। उसने तबे से छिपाए बिना सांस छोड़ी, जैसे उसने आगे देखा। अगर मुझे पता होता कि रहस्यमय दुनिया इतनी क्रूर और भयानक थी, तो शायद मैंने पिछले जून में बियॉन्डर बनने का अनुरोध नहीं किया होता।
क्लाइन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और कुलीन महिला के चेहरे पर एक नजर डाली। उसने एक सीमिंगली कैजुअली तरीके से पूछा, अगर मैं आपको अब रहस्यमय दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने का मौका दूं, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? ऑड्रे हैरान रह गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, नहीं। ऐसी प्रतिक्रिया देने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होती दिखाई दी क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए जारी रखा, ये जानते हुए कि रहस्यमय दुनिया कितनी क्रूर और भयानक है। पिछले जून की मैंने बियॉन्डर होना छोड़ दिया होता, लेकिन इस साल की मैं ऐसा नहीं करेगी। यह बड़े होने की कीमत हो सकती है। मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। क्लाइन उसी गति से आगे बढ़ता रहा जैसे उसने कहा, उन पीड़ितों के पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद उनमें से कई वॉर्म्स ऑफ टाइम थूक देंगे। उनका उपयोग फेट साइफन चार्म्स बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक डेमिगॉड लेवल आइटम है जो थोड़े समय के लिए दो पक्षों के बीच फेट को स्विच कर सकता है। जब समय आएगा, मैं आपको आज के उपचार के भुगतान के रूप में एक दूंगा। ऑड्रे इसे अस्वीकार करने वाली थी इससे पहले कि वो फिर से चुप हो गई। उसने फिर धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही उसने वो कहा, वो अचानक रुक गई। उसने अपना सिर घुमाकर गेरमन स्पैरो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए मिश्रित भाव के साथ कहा, मुझे पता है कि आपने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा। क्लाइन ने सीधा उत्तर दिए बिना HUCKLE किया। ऑड्रे ने अपनी नजर वापस ले ली और तुरंत बहुत बेहतर महसूस किया। उसने ऐसे पूछा जैसे कि वे बातचीत कर रहे हों। मैंने दोपहर में सजा ऑपरेशन में भाग लिया और मैंने दोपहर में आमोन के परिणाम से निपटा। आज वास्तव में एक टैरो डे है। उसने ये बात अत्यंत उदासी के साथ कही क्योंकि उसके शब्दों का दोहरा अर्थ था। उसके दृष्टिकोण से दोपहर एक सहकारी ऑपरेशन था जिसमें 5 सदस्य शामिल थे, द मून, द स्टार, जजमेंट, जस्टिस और द मैजिशियन, जिनमें अलग अलग स्तर की भागीदारी थी। दोपहर में टैरो क्लब के द वर्ल्ड और जस्टिस ने आमोन के अवतारों को अलग अलग तरीकों से खत्म करने में खुद को शामिल किया था। ये वास्तव में याद रखने वाला दिन था और एक मायने में इसे टैरो डे माना जा सकता था। क्लाइन ने मिस जस्टिस के शब्दों से सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि द स्टार लियोनार्ड भी दोपहर के ऑपरेशन में शामिल था। इसके अलावा वो ऑपरेशन में मुख्य शक्ति था। आमोन के अवतार से निपटना मुश्किल रहा होगा, है ना? ऑड्रे को आखिरकार सवाल उठाने का मौका मिल गया। उसने गेरमन स्पैरो को घूरा, अपनी हरी आंखों में जिज्ञासा छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्लाइन मुस्कुराया। अगर मैंने इसे अकेले किया होता, तो आप यहाँ गेरमन स्पैरो को नहीं बल्कि आमोन को देखते। आपकी डेस्टिनी और पहचान चोरी हो गई होती? ऑड्रे ने समझते हुए पूछा। क्लाइन ने रूखेपन से स्वीकार किया। हम भविष्य में बारीकियों पर चर्चा करेंगे। संक्षेप में, इस बार बैकलैंड में सभी आमोन अवतारों को खत्म करने के लिए हमने एंजल्स को मोबिलाइज किया था। यदि आप भविष्य में आमोन के अवतारों का सामना करती हैं, तो कभी विश्वास न करें कि आपके पास अकेले उन्हें संभालने के साधन हैं। तुरंत मदद लेने का अवसर खोजें। हाँ, उनकी विशेषता मोनोकल पहनना है। उन्हें भयानक मजाक करना पसंद है। एंजल्स मोबिलाइज किए गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये डेथ कॉन्सुल था या फेड डोमेन का एंजल या। ऑड्रे ने आकाश की ओर देखा और बादलों को हवा में जमे हुए देखा। वे डार्क बैकग्राउंड के नीचे प्रॉप्स की तरह दिखाई दे रहे थे। एक चौकस छात्र की तरह एक शिक्षक को सुनते हुए उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। दोनों चलते रहे, कभी कभी चुप, कभी कभी बातचीत में फूटते हुए, जब तक कि वे 160 बोकलैंड स्ट्रीट में प्रवेश नहीं कर गए। कुछ मिनट बाद हेजल के घर के एक्टिविटी रूम के अंदर मार्च और कंपनी को अचानक अपनी सीटों पर बैठने, अपने हाथ उठाने और अपने क्लास्प्ड हाथों को अपने मुंह के सामने रखने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने तब एवनाइट गॉडेस के ऑनरिफिक नाम की पवित्रता से प्रार्थना और जाप करना शुरू कर दिया। अज्ञात समय के बाद वे एक साथ खांसने लगे, जब तक कि उनके आंसू और स्राव बाहर नहीं निकल आए। कफ, कफ, कफ। बिना एहसास किए उन्होंने अलग अलग 12 पारदर्शी छल्लों वाले कीड़े खांसे। जिस पल ये कीड़े जमीन पर गिरे, वे बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए गायब हो गए। बोकलैंड स्ट्रीट के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की चीजें हुईं, लेकिन सब कुछ जल्दी से सामान्य हो गया। और कुछ समय पहले अंधेरा दूर हो गया था, क्योंकि बादलों ने बहती हवाओं से फिर से मंथन करना शुरू कर दिया था। अपने माता पिता की खांसी के बीच हेजल ने धीरे धीरे होश संभाला। वो हैरान थी कि वो हाई टी के दौरान सोफे पर कैसे सो गई। उसे लगा कि उसे बहुत अच्छे मूड में होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को मुस्कुराने के लिए नहीं ला सकी। उसे लगा जैसे उसके दिल पर अकथनीय उदासी और दर्द का बोझ था। अपने माता पिता की चिंतित नजरों को अपने ऊपर उतरते देखकर न केवल वो छुआ नहीं गया, बल्कि उसे थोड़ा डर भी लगा। वो एक अंतर्मुखी की तरह कांप रही थी, जो दूसरों के साथ संपर्क बनाने की आदी नहीं थी। हेजल जानती थी कि ये उसका व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी।
हालांकि उसे ये अजीब या पेचीदा नहीं लगा क्योंकि उसने हाईटी पेस्ट्री का आनंद लेना जारी रखा। मार्च और रियाना ने भी ऐसा ही महसूस किया। उन्हें एक नागवार एहसास था कि उनकी यादों के बारे में कुछ धुंधला था, लेकिन वे याद नहीं कर पा रहे थे कि क्या। डॉट 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 160 बोकलैंड स्ट्रीट। मास्टर बेडरूम में, जिसके पर्दे खींचे हुए थे, एक फिगर ने अचानक खुद को कॉफी टेबल के पार रेखांकित किया। ये नंगे पांव एरियाना थी, तपस्वियों की नेता, एवरनाइट क्लोइस्टर की मेट्रन, चर्च ऑफ एवरनाइट के 13 आर्कबिशप्स की प्रमुख। उसने अपनी बेल्ट के रूप में पेड़ की छाल के साथ एक स्पार्टन बागे पहनी थी। महिला की आंखों में ग्रे साइडबर्न वाले ड्वेन डेंटिस्ट सोफे छोड़ने वाले थे। उसके सामने कॉफी टेबल पर 9 पारदर्शी रिंग्ड कीड़े थे। गुड आफ्टरनून, मैम एरियाना, क्लाइन ने एक गंभीर धनुष के साथ कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बैकलैंड में आमोन के अवतार सभी समाप्त हो गए हैं। आप युद्ध की लूट का एक हिस्सा चुन सकती हैं। उसने पहले से ही हर उस व्यक्ति के बगल में एक मैरिनेट तैयार किया था जिसे पैरासिटाइज किया गया था, और उसने इन वॉर्म्स ऑफ टाइम को वापस लाने के लिए एक इल्यूजन का उपयोग किया। उसे सुनने के बाद एरियाना ने अपनी छाती पर 4 बार दक्षिणावर्त तरीके से थपथपाया और पवित्र तरीके से उत्तर दिया, प्रेज द लेडी। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया या समारोह पर खड़ा नहीं हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और 2 वॉर्म्स ऑफ टाइम ऊपर उड़े और उसकी हथेली में उतरे। आमोन को इस बारे में कुछ अनुमान होंगे। आपको अभी भी भविष्य में सावधान रहना होगा। एरियाना ने बस इतना कहा कि उसका फिगर इंच दर इंच गायब हो गया, जैसे कि उसे मिटा दिया गया हो। इस आर्क बिशप को जाते हुए देखकर क्लाइन बैठ गया और एक पेन और पेपर उठाया, लियोनार्ड मिशेल को लिखते हुए। वो पूछना चाहता था कि वॉर्म्स ऑफ टाइम के फेट साइफन चार्म्स बनाने के अलावा और क्या प्रभाव थे। उसका मानना था कि वो सभी शेष वॉर्म्स ऑफ टाइम को फेट साइफन चार्म्स में नहीं बदल सकता था, क्योंकि ये बहुत नीरस होगा। इसने मुकाबला करना आसान बना दिया और इसने उसे विभिन्न स्थितियों को संभालने से रोका। इसलिए उसे अन्य संभावित उपयोगों पर विचार करना पड़ा। वॉर्म ऑफ टाइम को एक वेसल के रूप में वो द फूल से अलग अन्य प्रतीकों, पैटर्नों और लेबलों से उभरी हुई शक्तियों का उपयोग कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप संभवतः फेट साइफन चार्म से अलग प्रभाव होंगे। और ये कुछ ऐसा था जिसमें पालिस ज़ोरोआस्ट एक विशेषज्ञ थे। अपना पत्र लिखने के बाद क्लाइन ने एडवेंचरर का हारमोनिका निकाला और उसे बजाया। रेनेट 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिर हाथ में लेकर वॉइड से बाहर चली आईं। कॉफी टेबल पर शेष 7 वॉर्म्स ऑफ टाइम को देखने से पहले 8 आंखें रुकीं। मिस मैसेंजर ने अपनी नजर वापस लेने से पहले 3 पूर्ण सेकंड के लिए इसे देखा। उसने फिर पत्र और सोने के सिक्के को काट लिया जिसे क्लाइन ने सौंपा था। अभी भी 7 पिनिस्टर स्ट्रीट, क्लाइन ने संक्षेप में कहा। रेनेट टिनेकर के शेष 3 सिरों ने उत्तर दिया, भविष्य में आप मेरी मदद मांग सकते हैं। ऐसे मामलों में भुगतान होगा। युद्ध की लूट। क्लाइन हैरान रह गया क्योंकि उसने कहा, ठीक है। मिस मैसेंजर के स्पिरिट वर्ल्ड में लौटने और उसके कमरे से गायब होने के बाद उसने फ्रॉन किया और बुदबुदाया। चूंकि वो वॉर्म्स ऑफ टाइम को पहचान सकती है, इसका मतलब है कि वो जानती है कि ये लड़ाई एंजल्स के स्तर तक बढ़ गई होगी। वो बिल्कुल भी नहीं डरी थी। मिस मैसेंजर मेरी कल्पना से ज्यादा मजबूत हैं। डॉट 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 7 पिनिस्टर स्ट्रीट। लियोनार्ड ने रेनेट टिनेकर के मुंह से क्लाइन का पत्र प्राप्त किया। उसने अभी भी उत्तेजना का संकेत महसूस किया क्योंकि उसने उत्सुकता से पत्र को खोला और पढ़ा। मैसेंजर के जाने के बाद उसने तुरंत दबी हुई आवाज के साथ पूछा, ओल्ड मैन चार्म्स बनाने के अन्य तरीके होने चाहिए, है ना? अभी पालिस ज़ोरोआस्ट ने उसे आज के जोखिम के लिए इनाम के रूप में आमोन से 2 वॉर्म्स ऑफ टाइम दिए थे। लियोनार्ड के दिमाग में थोड़ी बूढ़ी आवाज ने एक मुस्कुराते हुए स्वर के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल। एक बार जब मैं थोड़ी देर सो लूं और इस बार जो हमें मिला उसे पचा लूं, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही जल्द ही किसी भी समय बॉकलैंड स्ट्रीट न जाएं। क्यों? लियोनार्ड ने आश्चर्य में पूछा। पालिस ज़ोरोआस्ट हंसा और कहा, बैकलैंड में आमोन के सभी अवतार समाप्त हो गए हैं और ये किसी भी तरह से तुच्छ मामला नहीं है। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बस मुट्ठी भर है। तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ अनुमान लगाएगा? ये लियोनार्ड की नसें फिर से तनावपूर्ण हो गईं। पालिस ने जारी रखा, हालांकि बहुत चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका असली शरीर बैकलैंड में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा और काफी महत्वपूर्ण रूप से ठीक होने के बाद मुझे उसके अवतारों के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुझे फ्लोरा जैकब से उसकी स्मृति के टुकड़ों से जानकारी का एक टुकड़ा मिला है। बैकलैंड में कहीं जैकब परिवार का खजाना छिपा है। हम गैदरिंग के लिए वर्ष के अंत तक इंतजार करेंगे। वहां हम अंदर के खजाने को साझा करने के लिए उस खजाने को खोदने के लिए जैकब परिवार के अन्य वंशजों की तलाश करेंगे और सहयोग करेंगे।
जब ऐसा होता है, भले ही आमोन बड़ी संख्या में अवतार इकट्ठा करता है, इसे लगभग एक सीक्वेंस एक के स्तर तक बढ़ाता है, फिर भी कोई तरीका नहीं है कि वो मुझे वास्तव में हरा सके। हे, संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ड्वेन डेंटिस भी इसमें शामिल हो सकता है। लियोनार्ड ने ओल्ड मैन पालेस को सुनकर तुरंत बहुत राहत महसूस की। उसने अपना ध्यान दोपहर में हुई एंजल लेवल लड़ाई पर वापस डाला और उत्सुकता से पूछा, वो विशाल सर्प फैंटम किस पाथवे के एंजल का है? पालिस जोरोआस्ट एक पल के लिए चुप हो गए और आह के साथ कहा, स्नेक ऑफ फेट, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के काउंसलर। एक सीक्वेंस एक एंजल। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उनके साथ शामिल होंगे। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के काउंसलर? क्या वो भी मिस्टर फूल के ब्लेस्ड बन गए हैं? संबंधित कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लियोनार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मिस्टर फूल का फैक्शन 7 रूढ़िवादी चर्चों के बराबर लग रहा था। यह वास्तव में अथाह था। डेथ, कॉन्सुल, स्नेक ऑफ फेट, अधूरा मैसेंजर। मिस्टर फूल के नीचे 3 एंजल्स हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लाइन इतनी जल्दी डेमिगॉड बनने में सक्षम था। कितना समय हुआ है और मैं पहले से ही एंजल स्तर पर लड़ाई में उलझा हुआ हूं। यह वास्तव में अकल्पनीय है कि भविष्य में चीजें कैसे विकसित होंगी। लियोनार्ड ने पत्र पकड़ा और सोफे पर बैठ गया। उसने अपने सॉइल एश्योरर पोशन को पचाने और स्पिरिट वॉरलॉक की ओर बढ़ने की एक और भावना महसूस की। वो हाल ही में बैकलैंड क्षेत्र में आत्माओं को शांत करने में व्यस्त था, लेकिन कई मिशनों के कारण वो उन्हें पूरा करने से अभी भी दूर था। उसे टिंगन सिटी जाने और एटर्नल ब्लेजिंग सन के रक्त की उस बूंद से शक्तियां चुराने का कोई बहाना या अवसर नहीं मिल सका। इसके अलावा आमोन के अवतारों का आगमन उसकी अपेक्षा से अधिक जल्दी हुआ था। मैसेंजर के जाने के बाद उसने तुरंत दबी हुई आवाज के साथ पूछा, ओल्ड मैन चार्म्स बनाने के अन्य तरीके होने चाहिए, है ना? अभी पालिस जोरोआस्ट ने उसे आज के जोखिम के लिए इनाम के रूप में आमोन से 2 वॉर्म्स ऑफ टाइम दिए थे। लियोनार्ड के दिमाग में थोड़ी बूढ़ी आवाज ने एक मुस्कुराते हुए स्वर के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल, एक बार जब मैं थोड़ी देर सो लूं और इस बार जो हमें मिला उसे पचा लूं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही जल्द ही किसी भी समय बोकलैंड स्ट्रीट न जाएं। क्यों? लियोनार्ड ने आश्चर्य में पूछा। पालिस जोरोआस्ट हंसा और कहा, बैकलैंड में आमोन के सभी अवतार समाप्त हो गए हैं और ये किसी भी तरह से तुच्छ मामला नहीं है। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बस मुट्ठी भर है। तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ अनुमान लगाएगा? ये लियोनार्ड की नसें फिर से तनावपूर्ण हो गईं। पालिस ने जारी रखा, हालांकि बहुत चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका असली शरीर बैकलैंड में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा और काफी महत्वपूर्ण रूप से ठीक होने के बाद मुझे उसके अवतारों के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुझे फ्लोरा जैकब से उसकी स्मृति के टुकड़ों से जानकारी का एक टुकड़ा मिला है। बैकलैंड में कहीं जैकब परिवार का खजाना छिपा है। हम गैदरिंग के लिए वर्ष के अंत तक इंतजार करेंगे। वहां हम अंदर के खजाने को साझा करने के लिए उस खजाने को खोदने के लिए जैकब परिवार के अन्य वंशजों की तलाश करेंगे और सहयोग करेंगे। जब ऐसा होता है, भले ही आमोन बड़ी संख्या में अवतार इकट्ठा करता है, इसे लगभग एक सीक्वेंस एक के स्तर तक बढ़ाता है, फिर भी कोई तरीका नहीं है कि वो मुझे वास्तव में हरा सके। हे, संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ड्वेन डेंटिस भी इसमें शामिल हो सकता है। ... 160 बोकलैंड स्ट्रीट। ड्वेन डेंटिस के बेडरूम के अंदर। प्राप्त युद्ध की लूट बहुत अच्छी है। एक डायमंड ब्रोच जो ऊर्जा बढ़ा सकता है और बॉडी ऑफ हार्ट और माइंड पर कार्य करने वाले मंत्रों का विरोध करते हुए स्पष्टता बनाए रख सकता है। एक पेपर फिगरीन जो किसी भी घातक क्षति और साइकिक पियर्सिंग को रोक सकती है। एक बेल्ट जो सन और लाइटनिंग डैमेज उत्पन्न कर सकती है। एक वॉलेट जिसमें 300 पाउंड से अधिक है। बलिदान प्राप्त करने और वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद क्लाइन ने चुपचाप आह भरी जब वो अपनी स्टडी डेस्क के सामने बैठा था। उसने फिर एक पारदर्शी मैगॉट निकाला। इस मैगॉट को देखकर उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ, अपनी सोल बॉडी के फ्रैक्चर होने के दर्द को याद करते हुए। ये स्पिरिट का एक वॉर्म था जिसे उसने खुद से अलग कर लिया था। इसे स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टिन को दिए गए भुगतान में बनाया जाना था। उसके पास पहले से ही एक विचार था कि उस आइटम को कैसे दोहराया जाए जो किसी को अपनी ताकत बहाल करने की अनुमति दे सके। यह स्पिरिट के वॉर्म को एक वेसल के रूप में उपयोग करने और ग्रे फॉग के ऊपर रहस्यमय स्थान से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पहले से पूर्ण प्रतीक को कॉपी करने के लिए था। इसके लिए उसके डिविनेशन का परिणाम यह था कि यह काफी सफल होगा। उस आइटम का असली सार वास्तव में सीर पाथवे के सीक्वेंस 3 स्कॉलर ऑफ योर की शक्तियों में से एक है। किसी के पिछले स्व से शक्ति का एक हिस्सा उधार लेने के लिए द फूल की पहचान के साथ जवाब देना निश्चित रूप से काम करेगा। एकमात्र समस्या यह है कि संबंधित आयामीता, रहस्य,
जटिलता और प्रतीकों का खतरा सीधे विभिन्न धातु की प्लेटों पर उत्कीर्ण नहीं किया जा सकता है। विल ऑसेप्टन के अनुसार मुझे कॉगिटेशन का उपयोग करना होगा और इसे स्पिरिट के वॉर्म पर खींचने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी का उपयोग करना होगा। यदि ये सफल होता है तो मैं अपने लिए एक बनाऊंगा। मैं अतीत से खुद को देखूंगा और देखूंगा कि क्या ये क्लाइन मोरिटी का बचपन होगा या मैं प्रकाश के दरवाजे के ऊपर कोकून में लटका हुआ हूं। यदि ये बाद वाला है तो सबसे अच्छा है, अगर मैं पुष्टि कर सकूं कि मैं कितने समय से लटका हुआ हूं। क्लाइन ने विचार करते हुए कॉगिटेशन स्थिति में प्रवेश किया। फिर उसने अपने दिमाग से प्रतीकों का निर्माण जारी रखा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बाहर इस प्रक्रिया को दोहराने की अनुमति दी, क्योंकि इसने स्पिरिट के वॉर्म में प्रवेश किया। ये एक जटिल और कठिन कार्य था। यदि वो सावधान नहीं रहा तो यह विफलता का कारण बन सकता है। जैसे ही अदृश्य प्रतीक गिरे और स्पिरिट के वॉर्म को संवर्धित किया, क्लाइन अचानक कांप गया। स्पिरिट का वॉर्म अपने आप प्रज्वलित हो गया और राख में बदल गया। अपनी खाली हथेली को देखते हुए क्लाइन को सिरदर्द महसूस हुआ। लंबे समय तक मौन रहने के बाद वो चुपचाप बुदबुदाया, जीवन निश्चित रूप से कठिन है। ... ब्रिज के दक्षिण में रोज स्ट्रीट हार्वेस्ट चर्च। एमलिन व्हाइट, जो एक भूरे रंग के प्रीस्ट रोब में बदल गया था, मोमबत्ती स्टैंड के साथ एक लंबी मेज के सामने खड़ा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाने और लापरवाही से इशारा करने से पहले अर्नेस्ट बॉयर को वेदी को पहुंचने में कड़ी मेहनत करते देखा। एक तरफ बाईं ओर वो जगह गंदी है। अर्नेस्ट बॉयर, जिसने अर्थ मदर की पादरी पोशाक भी पहनी थी, ने एमलिन पर एक गुस्से भरी नजर डाली, लेकिन उसने अभी भी उसके निर्देशों को सुना और उस क्षेत्र को फिर से पहुंच दिया जिसे उसने गंभीरता से नहीं पहुंचा था। मुझे पता है कि तुम बहुत पागल हो। मुझे ऐसा ही लगा जब मुझे पता चला कि तुमने जानबूझकर उस प्राचीन महल की जानकारी से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जो तुमने मुझे बेची थी, एमलिन ने एक मुस्कान के साथ कहा, उसकी चमक से पूरी तरह से अप्रभावित। साथ ही मैं तुम्हें सूचित करना भूल गया, मैं भी एक विस्काउंट हूं। ये पिछले हफ्ते हुआ। सेंगुइन विस्काउंट्स मून पाथवे के सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर के अनुरूप थे। एडवांसमेंट अनुष्ठान के लिए पूर्णिमा की रोशनी की आवश्यकता थी। इसके अलावा किसी को विभिन्न धातुओं, रत्नों और बियॉन्डर प्राणी के रक्त को इकट्ठा करना था जो विभिन्न चंद्रमा चरणों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये काफी जटिल था। हालांकि एमलिन ने लंबे समय से सेंगुइन अपर एशेलॉन से वादा प्राप्त कर लिया था कि उसके लिए एक मुफ्त एडवांसमेंट अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। पूर्णिमा आने पर वो आसानी से आगे बढ़ सकता था। जहां तक पोशंस प्रोफेसर के पाचन का सवाल है, उसने इसमें बहुत अधिक प्रयास किए बिना इसे पचाना पूरा कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अक्सर उन आम लोगों को पढ़ाता था जो जड़ी बूटियों और दवा के बारे में जानने के लिए हार्वेस्ट चर्च में सीखने के इच्छुक थे, और यहाँ तक कि कुछ विशेष पोशंस के संयोजन भी। और आमतौर पर गुड़िया इकट्ठा करने, इतिहास पर शोध करने और कैथेड्रल में स्वयंसेवक कार्य करने के अलावा उसे विभिन्न पोशंस के बारे में सोचना और ये विचार करना पसंद था कि विभिन्न युद्ध स्थितियों में उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तुम एक विस्काउंट हो? अर्नेस्ट बॉयर अचानक सीधा खड़ा हो गया क्योंकि उसने एक हैरान करने वाला रूप पहना था। सेंगुइन के बीच, चूंकि वे सभी लंबे समय तक जीवित थे, उनकी आबादी काफी बड़ी थी। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की संख्या सीमित थी, इसलिए आगे बढ़ना एक बहुत ही कठिन प्रयास था। किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलने से पहले एक लंबी लाइन में रहना पड़ता था। हालांकि एमलिन व्हाइट केवल आधे साल के लिए एक बैरन था। अर्नेस्ट को याद आया कि उसे बैरन से विस्काउंट जाने में 6 साल लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता को आर्टिफिशियल वैम्पायर से हमले का सामना करना पड़ा था। उनके गुजरने से उसे विरासत मिली। बेशक, एमलिन की स्मग मुस्कान स्पष्ट हो गई, लेकिन वो संयमित रहा। मैंने आर्टिफिशियल वैम्पायर से सीक्वेंस 5 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त की। अर्नेस्ट बॉयर ने एमलिन को देखा। क्षण भर के लिए शब्दों की कमी थी। उसे लगा कि उसे हार्वेस्ट चर्च में स्वयंसेवक कार्य करने की आवश्यकता से अधिक भारी झटका लगा है। तुम्हारी अभिव्यक्ति काफी दिलचस्प है, एमलिन ने टीस किया और कहा, शायद एक दिन तुम्हें मुझे लॉर्ड के रूप में संबोधित करना होगा जब मैं अर्ल बन जाऊंगा। बेतुका, क्या अहंकार है? अर्नेस्ट चिल्लाया। मैं पहले से ही बहुत विनम्र हूं। मैंने उल्लेख नहीं किया कि मैं ड्यूक या यहां तक कि एक प्रिंस बनूंगा। मैं एक एंजल हुए बिना सेंगुइन का मसीहा कैसे हो सकता हूं? इसके अलावा हमारे टैरो क्लब में मिस्टर वर्ल्ड पहले से ही एक डेमीगॉड बनने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैम हर्मिट ज्यादा समय नहीं लेंगी। ये निश्चित रूप से डेमीगॉड से भरा क्लब होगा। एमलिन ने अर्नेस्ट के साथ बहस किए बिना यूसीकेएलई किया जैसा कि वो आमतौर पर करता। उसने एक ऐसा रवैया अपनाया कि अर्नेस्ट ने जो भी कहा वो उसके नीचे था। बेशक वो ये भी समझ गया कि स्कारलेट स्कॉलर चरण के बाद सेंगुइन को जो लाभ था वो अब मौजूद नहीं था। अर्ल बनना किसी भी तरह से आर्टिफिशियल वैम्पायर के शामन किंग में आगे बढ़ने से आसान नहीं था।
स्कारलेट स्कॉलर पोषण का पाचन अभी भी अपेक्षाकृत सरल है। बस चंद्रमा को ईमानदारी से पसंद करना है, चंद्रमा की पूजा करना है और चंद्रमा का अध्ययन करना है। ये वो है जो अधिकांश सैंग्विन आमतौर पर करते हैं। हालांकि संबंधित अनुष्ठान डेमिगॉड्स के हाथों में है। उनकी मंजूरी के बिना भले ही मैं द सन से शामन किंग बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करूं, मैं अर्ल बनने में सक्षम नहीं होऊंगा। एमलिन अभिमानी हो सकता है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके बाद क्या आवश्यक था। स्कारलेट स्कॉलर की दो कोर शक्तियां थीं। सबसे पहले ये एक ऐसा वातावरण बनाना था जो उनके लिए फायदेमंद हो। जब दुश्मन स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिट वर्ल्ड से संबंधित चीजों में अच्छा नहीं था, तो वे पूर्णिमा के प्रभाव पैदा कर सकते थे। इसके विपरीत वे आवश्यक होने पर चंद्रमा को गायब भी कर देते थे। दूसरा, एक त्वरित ब्लिंक और मूनलाइट की रोशनी के तहत एक निश्चित क्षेत्र को कवर करने वाली एक स्पेक्ट्रल फॉर्म स्थिति प्राप्त करना था। भले ही उन्हें एक दुश्मन द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो, फिर भी वे मूनलाइट के नीचे खुद को सुधार सकते थे। और इन शक्तियों की ताकत स्कारलेट स्कॉलर्स के रूप में मून डोमेन की समझ और शोध से ली गई थी। जहां तक अंधेरे से संबंधित मंत्रों को मजबूत करने, पोषण प्रभावों के संवर्धन और नाइटमेयर जैसे प्रभावों के प्रति प्रतिरोध की बात है, वे केवल पूरक थे। अर्नेस्ट एमलिन के रवैये से नाराज था। जैसे ही वो फिर से बोलने वाला था, उसने पहाड़ जैसे आधे दिग्गज उत्तरावस्की को कैथेड्रल के पीछे से बाहर निकलते देखा। उसने जल्दी से अपनी पीठ झुका दी और अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने वेदी को साफ करना जारी रखा। एमलिन व्हाइट ने भी अपना कपड़ा और मोमबत्ती स्टैंड उठाया, बड़ी दक्षता के साथ उसकी सतह को पहुंचते हुए। शांत वातावरण में उसने कुछ सोचा, अगर वो अभी हार्वेस्ट चर्च छोड़ देता तो क्या सैंग्विन के अपर एशेलॉन्स उसे अर्नेस्ट से प्राप्त मिस्टिकल आइटम्स और सुपरनैचुरल प्रॉप सौंपने के लिए मजबूर करेंगे? ये मेरे पास वास्तव में उनके अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम पहली जगह में अर्नेस्ट के नहीं हैं। एमलिन ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और बाद में कमरे में लौटने का फैसला किया। वह मिस्टर फूल को प्राप्त युद्ध की लूट का त्याग और अनुष्ठान स्थापित करेगा। जब समय आएगा तो वो इसे द स्टार और जस्टिस जैसे अन्य सदस्यों के साथ विभाजित कर सकता है। ओथ ऑफ रोज का त्याग नहीं किया जा सकता है। ये जोड़ी का केवल एक हिस्सा है। जो कोई भी इसे प्राप्त करेगा, उसे दूसरे रिंग के वाइल्डर द्वारा खोजा और पहचाना जाएगा। मैं इसे युद्ध की लूट के रूप में मानूंगा। मैं इसे आज रात मार्क्विस निब्स को सौंप दूंगा। मुझे कुछ पुरस्कारों के लिए इसका आदान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। बाकी के लिए मैं विभाजन में भाग नहीं लूंगा। एमलिन बहुत जल्दी एक योजना के साथ आया। जहां तक क्या सैंग्विन अपर एशेलॉन्स इस पर द्वेष रखेंगे, वो बहुत चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ओथ ऑफ रोज को सौंपते समय रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन द्वारा अनुरोधित सहयोग के बारे में भी बताएगा। ये मामला पिछले हफ्ते हुआ था। उसने सैंग्विन अपर एशेलॉन को सूचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ मिनी गैदरिंग्स में द हैंग्ड मैन ने उसे सजा ऑपरेशन के बाद ऐसा करने की सलाह दी थी। ये उसके महत्व को बढ़ाएगा और किसी भी गुस्से या नाराजगी को कम करेगा। स्टिक से मारना और गाजर की पेशकश करना। उस समय एमलिन को अचानक सुझाव की गहरी समझ थी। अपने माथे को रगड़ने के बाद क्लाइन बस एक और वॉर्म ऑफ स्पिरिट को विभाजित करने ही वाला था, जब उसने अचानक रेनेट को अपनी गहरे रंग की जटिल दिखने वाली पोशाक में शून्य से बाहर निकलते और डेस्क के पास खड़े देखा। मिस मैसेंजर के एक सिर के मुंह में एक बड़े करीने से मुड़ा हुआ पत्र था। ये किसकी तरफ से है? क्लाइन ने गुजरते हुए पूछा। रेनेट टिनेकर के शेष 3 सिरों ने उत्तर दिया, द मशरूम किंग्स सुपीरियर। मशरूम किंग? क्लाइन पूरे 2 सेकंड के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह फ्रैंक ली हो सकता है। और फ्रैंक ली की सुपीरियर एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया थी। मशरूम किंग फ्रैंक ली हैं? क्लाइन ने पुष्टि में पूछा, क्योंकि वो पत्र लेने के लिए आगे बढ़ा। 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिरों के बाल पकड़े हुए उन्हें ऊपर नीचे किया गया, जैसे कि वे सिर हिला रहे हों। मिस मैसेंजर दूसरों को उपनाम भी देती हैं। ये सही नहीं है। फ्रैंक केवल मशरूम में माहिर नहीं हैं। उनके डोमेन्स में गाय, माल्ट, मछली, रोज बिशप्स शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रैंक को अपने मशरूम प्रयोगों में सफलता मिली है, इसलिए मिस मैसेंजर ने मशरूम से भरी नाव देखी। क्लाइन सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसने जल्दी से पत्र खोला। उसे चिंता थी कि पत्र मैम हर्मिट की मदद की गुहार थी। बेशक वो बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एडमिरल ऑफ स्टार्स जैसा अनुभवी समुद्री डाकू निश्चित रूप से मिस्टर फूल से प्रार्थना करना चुनता। ये पत्र वास्तव में फ्यूचर की कप्तान कैटलिया से आया था। इस पर बड़े करीने से शब्द लिखे गए थे। रानी ने पहले ही समय और स्थान की पुष्टि कर दी है। बुधवार रात 11 बजे, वही जगह।
मुझे नहीं पता कि आपने फ्रैंकली से क्या कहा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो हाल ही में बहुत उत्साहित रहा है। उसने आर्टिसन के साथ कई प्रयोग किए हैं। उसने कहा कि वो 3 से 6 महीने के समय में परिणामों के एक और चरण का उत्पादन करने में सक्षम होगा। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि उसे ड्रूड पोषण प्राप्त करना होता, तो वह कई मध्यवर्ती वस्तुओं को बचा सकता था और सीधे अंतिम परिणाम का उत्पादन कर सकता था। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि मैं आपको शुभकामना देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आर्टिसन के पूरी तरह से टूटने से पहले सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसे प्राइमोर्डियल मून में अपने विश्वास पर पहले से ही पछतावा होने लगा है। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि सिटी ऑफ सिल्वर की खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने में प्रगति हुई है, या क्या मुझे दुर्घटनाओं के बारे में चिंतित होना चाहिए? क्लाइन ने अपनी कनपटियों को रगड़ा और मामले को अलग रखने का फैसला किया। आखिरकार मैम हर्मिट, जो लगभग एक डेमिगॉड बनने वाली थीं, फ्रैंक को देख रही थीं। अगर वास्तव में कुछ अप्रत्याशित विकास हुआ, तो वो निश्चित रूप से मदद मांगेंगी। फ्यू। क्वीन मिस्टिक के साथ अपनी बैठक की पुष्टि करने के बाद उसने राहत की सांस ली और अपनी कलाई को झटका दिया। स्कारलेट लाल लपटों में पत्र को जला दिया। मिस मैसेंजर के जाने के बाद उसने वॉर्म ऑफ स्पिरिट को विभाजित करना जारी रखा जब वो अचानक भड़क गया। उसे लगा कि डेस्क और कचरे के डिब्बे में पत्र की राख असामान्य रूप से ऑफ पुटिंग थी। अवचेतन रूप से क्लाइन को कुछ ऊतक मिले और कचरे के डिब्बे को ढकने से पहले डेस्क को पोंछ दिया। ये सब करने के बाद उसने अपने गंदे हाथों को देखा और खड़ा हो गया। वो वॉशरूम की ओर बढ़ा और नल चालू कर दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ धोए, उसने अपनी आंख के कोने से अपने बगल में शौचालय की दृष्टि पकड़ी। वो फिर थोड़ा थोड़ा करके भड़क गया। आज की सफाई अच्छी तरह से नहीं की गई। क्लाइन ने धीरे से बुदबुदाया और अचानक अपने साथ कुछ गलत महसूस किया। उसके विचारों के बीच उसके आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान ने जल्दी से समझाया कि वो इस तरह क्यों महसूस कर रहा था। ये डेथ नेल का उपयोग करने का एक दुष्प्रभाव था। चूंकि वो पहले से ही एक डेमिगॉड बन गया था, जिससे उसे अपने स्पिरिट बॉडी में गुणात्मक परिवर्तन करने और देवत्व प्राप्त करने की अनुमति मिली, इसी नकारात्मक प्रभावों को 90% से अधिक कम कर दिया गया था। जर्मोफोबिया की भयानक कमजोरी सफाई ओसीडी का एक गुण बन गई। इसी तरह कमजोरी की अवधि 6 घंटे से गिरकर 1 घंटे हो गई, और डेथ नेल ने उसे जो प्यास दी वो अब उतनी स्पष्ट नहीं थी। शुक्र है, क्लाइन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने कुशलता से शौचालय ब्रश को बाहर निकाला। शाम 11 बजे ग्रे फॉग के ऊपर एमलिन वाइट के अनुरोध के कारण सभी सदस्य जो खुद को सजा ऑपरेशन में शामिल कर चुके थे, जस्टिस, द स्टार, जजमेंट, द मैजिशियन और द हैंग्ड मैन, प्राचीन शानदार महल के अंदर दिखाई दिए। ये युद्ध की लूट है। एमलिन ने 3000 पाउंड फेंके जो उसने अभी मेज के बीच में बलिदान किए थे और समझाया, मिस्टिकल आइटम्स में से एक ओथ ऑफ रोज था। यह एक पेयर्ड रिंग है जो पहनने वालों को दूरी की परवाह किए बिना सामान्य आकार के शहर के भीतर एक दूसरे के साथ अपनी इंद्रियों और विचारों को साझा करने की अनुमति देता है। ये बहुत मूल्यवान है, लेकिन केवल एक ही अंगूठी हासिल की गई थी। जो कोई भी इसे लेगा, उसके लिए ये खतरे का संकेत देगा। इसलिए मैंने इसे सेंग्विन अपर एशेलॉन्स को सौंप दिया और बदले में 3000 पाउंड प्राप्त किए। उसने मूल रूप से 3000 पाउंड को अपनी युद्ध की लूट के रूप में रखने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने फैसला किया कि इसे बलिदान करना और इसे विकल्पों में से एक बनाना बेहतर था। एक ठहराव के बाद एमलिन ने अन्य वस्तुओं को पेश किया, उनके उपयोग और नकारात्मक दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध किया। उसने विवरण में और भी अधिक जोड़ा था। ज्ञान सेंग्विन इतिहास के लिए उसकी प्रवृत्ति से उपजा था और कुछ फादर उत्रावस्की की निगरानी में अर्नेस्ट बॉयर द्वारा साझा किया गया था। वो इसे दिखावा करने के इरादे से कर रहा है, अन्यथा मिस्टर मून के चरित्र के साथ वो इतना नहीं कहेगा। ओह, उसके रिलैक्स्ड होने का कारण मिस्टर फूल की अनुपस्थिति के कारण है। ऑड्रे ने एक दर्शक के रूप में देखा, बिना ये कहे कि वो कौन सी वस्तु चाहती थी। एल्गर ने युद्ध की लूट पर नजर डाली और एमलिन से कहा, क्या आप सेंग्विन अपर एशेलॉन से मिले हैं? क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट के प्रमुख सदस्यों के शिकार की पुष्टि की गई है? काफी हद तक। मैंने टेम्परेंस फैक्शन के एक सदस्य के साथ भी संपर्क स्थापित किया है, हालांकि वो सितंबर के बाद ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है। एमलिन ने सच्चाई नहीं छिपाई, ये मानते हुए कि मिस्टर हैंग्ड मैन उपयोगी संकेत प्रदान कर सकते थे। वास्तव में एल्गर ने सिर हिलाया और पूछा, ये सितंबर के बाद होना चाहिए। इसका मतलब है कि वे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो स्थिति को काफी बदल देगी। 335 पाउंड। एमलिन ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और सिर हिलाया जब किसी ने आपत्ति नहीं की। ठीक है, जहां तक दस्तकारी वॉलेट की बात है, जियो ने इसे मेज के बीच में फेंक दिया और इसे खुद संभालने के लिए मिस्टर मून को लौटा दिया। जियो के नेतृत्व के साथ फोर्स ने कहा, मैंने केवल लेमनोस ट्रेवल्स को उधार दिया था और कोई जोखिम नहीं उठाया। मैं वो मून पेपर फिगरीन ले लूंगी।
मिस्टिकल आइटम्स की तुलना में ऐसे खर्च करने योग्य बियॉन्डर आइटम मूल्य में अपेक्षाकृत कम थे। हालांकि द मैजिशियन के लिए उसने एक मिस्टिकल आइटम का चयन नहीं किया होता, भले ही वो योग्य थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इसे रिकॉर्ड करने के लिए संबंधित सदस्य को रख सकती थी यदि उसे मिस्टिकल आइटम की विशेष शक्ति की आवश्यकता होती। मून पेपर फिगरीन के लिए एक खर्च करने योग्य आइटम जो एक घातक झटका और साइकिक पियर्सिंग ले सकता था, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। यह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पहली पसंद थी जो अपनी जान के लिए डरता था। ये कहने के बाद वो एक पल के लिए रुकी। केवल जब किसी ने आपत्ति नहीं की तो उसने मून पेपर फिगरीन ली। एमलिन ने फिर मिस जस्टिस पर अपनी नजर डाली। लियोनार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ कहा, लेडीज फर्स्ट। ऑड्रे ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने मेज पर वस्तुओं पर अपनी नजर डाली। उसने डायमंड ब्रोच की ओर इशारा किया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं ये ले लूंगी। उसने मिस्टर मून को ये उल्लेख करते सुना था कि इसका नाम अल्कोहल नेमेसिस था। ये पहनने वाले को ऊर्जा से भरपूर रखता था और विचारों में स्पष्टता देता था, जिससे उन्हें बॉडी ऑफ हार्ट और माइंड पर प्रभावों का प्रतिरोध मिलता था। शुक्र है, मैंने सुरक्षित रहने के लिए पहले ब्राइब चार्म का उपयोग किया था और अर्नेस्ट के अभी भी आधी चेतन अवस्था में होने के साथ सपने से जागने के बाद मैं उसे सम्मोहित करने में सक्षम नहीं होती। ये आइटम मेरे लिए भी उपयोगी है। कम से कम ये मुझे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के उच्च स्तरीय सदस्यों का सामना करते समय सुरक्षा की एक और परत देगा। मुझे नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर मैं इसे हमेशा नहीं पहनती। ऑड्रे ने कृतज्ञता पूर्वक सोचा क्योंकि उसने संतुष्टि में डायमंड ब्रोच से अपनी नजर वापस ले ली। चयन के बाद एमलिन ने लियोनार्ड को बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसने सीधे कहा, ये मून सैश आपका है। उसके दृष्टिकोण से मून सैश 5000 पाउंड से अधिक मूल्य का था, जो नकद में 3000 पाउंड से अधिक मूल्यवान था। वास्तव में मैं 3000 पाउंड लेने की ओर झुक रहा था। मुझे वर्ड ऑफ द सी खरीदना है और कीमत अभी भी 10,000 पाउंड है जब क्लाइन ने छूट दी। उसे खर्च करने के बाद मेरे पास बचत में केवल 650 पाउंड होंगे। लियोनार्ड ने अंततः इसे अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने सिर हिलाया। ठीक है। एमलिन ने युद्ध की लूट का वितरण समाप्त किया और नकद में शेष 3000 पाउंड उठाए। उसने फिर एक ढेर को विभाजित किया और इसे साइड में धकेल दिया। मिस्टर हैंगमैन, ये आपका भुगतान है। 1000 पाउंड। आपको इसे परामर्श शुल्क कहना चाहिए। मिस्टर फूल के उपस्थित न होने के कारण फोर्स भी बहुत अधिक रिलैक्स्ड थी। एल्गर समारोह पर खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसने सिर हिलाया, नकदी का ढेर लेने के लिए बाहर पहुंचा। कैरिज ड्राइवर के लिए मुआवजा भी मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। एमलिन ने काफी अच्छे मूड में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। बुधवार को रात 11 बजे बैकलैंड ब्रिज के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक फिगर जल्दी से रात के आकाश में अस्तित्व में आया, जिसका एक हाथ उसकी टोपी पर और दूसरा हाथ उसके बटनों पर था। उसके काले बाल, भूरी आंखें और तेज चेहरे की विशेषताएं थीं। ठंडी अभिव्यक्ति वाला ये सबसे मजबूत साहसी और कोई नहीं बल्कि गैरमन स्पैरो था। रात काफी लेट हो चुकी थी और घने क्लाउड्स ने मून को छिपा लिया था। बैकलैंड ब्रिज के उस पार अंधेरा था। जैसे ही क्लाइन ने यहाँ टेलीपोर्ट किया, उसने देखा कि ग्रीन पी वाइन्स आसमान से एक स्टॉर्म की तरह नीचे उतरी और इससे पहले कि वो चारों ओर देख पाता उसे घेर लिया। वे इंटरट्वाइंड हो गईं और जल्दी ही एक फॉरेस्ट बन गईं। वे लेयर्स में ऊपर की ओर स्टैक्ड हो गईं, जिससे इसकी पीक देखना इम्पॉसिबल हो गया। क्लाइन ने अपनी टॉप हैट पर अपने राइट हैंड की पकड़ छोड़ी और वाइन्स द्वारा पेव्ड किए गए पाथ का फेमिलियरली फॉलो किया। उसे एक ग्रीन प्लांट से बना नेचुरली फॉर्म स्विंग देखने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को भी स्विंग के पास खड़े देखा। एम्परर रोजेल की इस सबसे बड़ी बेटी के सिर पर लंबे चेस्टनट हेयर थे। उसने लेस्ड फ्लावर्स वाला ब्लाउज पहना था जो एक बॉ टाई बनाता था। उसने इसे ग्रे ड्रेस के साथ मैच किया था जो उसके नीज से नीचे जाती थी और वेलिंगटन लेदर बूट्स का एक पैर पहना था। उसने एक हैंगिंग ब्लैक फिशनेट के साथ एक बॉनेट भी पहना था। तुमने मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। बर्नाडेट की ब्लैक फिशनेट के पीछे ब्लू आइज ने गेयरमन स्पैरो के फिगर को रिफ्लेक्ट किया। क्लाइन ने बिना किसी चेंज इन एक्सप्रेशन के रिप्लाई दिया, प्रेज मिस्टर फूल। जैसे ही उसने वो कहा, उसने इनवर्डली लैम्पून किया, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू स्ट्राइव टू बी स्ट्रॉन्गर रिलाइंग ऑन वनसेल्फ रादर देन ऑन अदर्स। क्वीन मिस्टिक ने स्लाइटली नॉड किया, जैसे उसने एक जेंटल लेकिन इमोशनलेस वॉइस के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। क्लाइन के एक शब्द कहने का इंतजार किए बिना उसने अपना सिर स्लाइटली टिल्ट किया और अपने बगल में वाइन स्विंग को देखा। उसने एक ऐसी टोन में कहा जो उस लेक की तरह काम थी जिसके नीचे काउंटलेस अंडरकरेंट्स थे, मुझे लगता है कि वो रियली कंप्लीटली पेरिश नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि एम्परर रोजेल कंप्लीटली नहीं मरे हैं? वो इस दुनिया में कहीं रहते हैं, उनके रिटर्न करने का चांस है?
तारांकन क्लाइन ने उनकी कॉन्वर्जेशन की शुरुआत में ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेंसेशनल वर्ड सुनने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। हालांकि उसने आसानी से अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया, वो रिप्लाई के लिए समवॉट एट अ लॉस था। उसी समय उसने नोटिस किया कि बर्नाडेट ने एम्परर रोजेल को ही के बजाय ही कहा। चाहे वे बोलने के लिए एंशिएंट फेसाक का यूज कर रहे हों या लोअन या इंटिस में यूज की जाने वाली नॉर्मल डेली लैंग्वेज, वे कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स थे। इसका मतलब है कि क्वीन मिस्टिक के दिल की गहराई में एम्परर रोजेल एक एंजल नहीं बल्कि एक फादर हैं। क्लाइन ने अपने इमोशंस को काम किया और पूछने से पहले डिलिबरेट किया, आपके पास ऐसे थॉट्स क्यों हैं? बर्नाडेट ने वाइन स्विंग से अपनी गेज वापस ली और उसी जेंटल वॉइस के साथ कहा, उनके जीवन के फाइनल स्टेजेस की ओर। हालांकि वो क्रेजी और रैडिकल थे, उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी प्रिपरेशंस इन प्लेस थी। मेरा मानना है कि उन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने लेटर ईयर्स में पाथवे स्विच करने का अटेम्प्ट किया और वेकेंट ब्लैक एम्परर थ्रोन के लिए ट्राई किया। इसके लिए उन्हें पिरामिड्स के फॉर्म में 9 सीक्रेट मॉज़ोलियम्स बिल्ड करने की रिक्वायर थी। व्हाइट मेपल पैलेस में मरने के बाद चर्चेस ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन और स्टीम ने जॉइंटली 8 मॉज़ोलियम्स पाए और उनमें से हर एक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि 9वां मॉज़ोलियम अभी डिस्कवर होना बाकी है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हिडन है। अगर वो पहले ही ब्लैक एम्परर बन चुके थे तो वो डेफिनेटली उस मॉज़ोलियम के अंदर अवेकन हो सकते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि उनके रेजरेक्शन के लिए इसका यूज करने की पॉसिबिलिटी है। बर्नाडेट की आवाज सॉफ्ट हो गई जैसे वो बोल रही थी। एंड की ओर उसकी आवाज इथीरियल और नियरली इनडिसर्नेबल थी। आप भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हैं। ये मोस्टली एक तरह की होप और एक्सपेक्टेशन है, तारांकन क्लाइन ने साई किया। सडनली उसे किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट के वर्ड्स रिकॉल हुए। एम्परर रोजेल एक पर्टिकुलर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े होकर वेस्ट की ओर देखना पसंद करते थे। रोजेल की डायरी से क्लाइन जानता था कि ही ने इंटिस के वेस्ट में फॉग सी में एबिस के एंट्रेंस को डिस्कवर किया था। उन्होंने एक प्रिमिटिव आइलैंड पाया था और बिलीव करते थे कि ये ऑडिटीज से भरा था और एक्सप्लोरिंग के वर्थ था। क्या ये हो सकता है कि एम्परर रोजेल ने आखिरी सीक्रेट मॉज़ोलियम अबिस में या उस प्रिमिटिव आइलैंड पर बिल्ड किया? क्लाइन ने मुस्कुराने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा। आप ब्लैक एम्परर पाथवे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हैं। उसे सस्पेक्ट था कि एम्परर रोजेल ने ब्लैक एम्परर कार्ड को एक बुकमार्क के रूप में छोड़ा था और बर्नाडेट के नाम का एंशिएंट फेसाक में एक्टिवेशन इनकैंटेशन के रूप में यूज किया था, क्योंकि वो पार्शियली अपनी डॉटर को कॉरेस्पॉन्डिंग रिचुअल के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते थे। अंत में बर्नाडेट ने सीमिंगली अदर मीन्स के जरिए इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर ली थी। क्वीन मिस्टिक के फिशनेट वेल के पीछे लिप्स ने एक स्लाइट कर्ल प्रोड्यूस किया। मैंने पहले ही 1 सेंचुरी से ज्यादा समय तक इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और डिटेल्स फिगर आउट करने के लिए मैंने हिडन सेज से नॉलेज का इन्फ्यूजन सफर किया है। मैं बता सकती हूँ कि तुम और मिस्टर फूल जो तुम्हें बैक कर रहे हैं को इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है। मैं हमेशा क्यूरियस रही हूँ कि तुम उनके मैटर्स में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। करंट सिचुएशन से और सीनियोरिटी के टर्म्स में आप मुझे अंकल कह सकती हैं। एम्परर और मैं वेरी वेल रूममेट्स हो सकते हैं जो कई सालों तक हंग अप रहे हैं। क्लाइन ने अपने इमोशनल अपीवल्स को रिलीव करने के लिए लैम्पून किया। हालांकि उसने एक काम टोन में रिप्लाई दिया, आप ये क्वेश्चन मिस्टर फूल से रेज कर सकती हैं। उसका बर्नाडेट को यह बताने का प्लान नहीं था कि 9वां सीक्रेट मॉज़ोलियम कहीं फॉग सी में हो सकता है, वेरी लाइकली प्रिमिटिव आइलैंड पर या अबिस में। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए द फूल के लिए ज्यादा सूटेबल था। क्वीन मिस्टिक गेमन स्पैरो के रिस्पॉन्स से सरप्राइज नहीं थी। उसने अपनी गेज वेस्ट में एक सर्टन स्पॉट पर फार अवे डाली। हालांकि वो बर्नाडेट की गेज नहीं देख सकता था, क्लाइन वेगली सेंस कर सकता था कि ये लेडी उस जगह को देख रही थी जहां उसका चाइल्डहुड था। वो अपने स्पिरिचुअल होम को देख रही थी, वो घर जहां वो अब रिटर्न नहीं कर सकती थी। उस मोमेंट में ग्रीन वाइन्स और डीप डार्कनेस में बहुत सारे सटल इमोशंस और ड्रीम्स थे जो दिल की गहराई में छिपे थे, फर्मेंट हो रहे थे। बस कुछ ही सेकंड्स में क्वीन मिस्टिक ने अपनी गेज रिट्रैक्ट की और जेंटली कहा, बैकलैंड में मेरे मैटर्स एंड होने के बाद मैं कैटलिया को कुछ पेजेस पास करूंगी और उससे मेरी बिहाफ पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहूंगी। आप अगले हफ्ते क्यों नहीं पूछती? क्लाइन अपनी पजलमेंट हाइड नहीं कर पाया। बर्नाडेट ने कामली रिप्लाई दिया, मुझे फील होता है कि आंसर मेरे मूड को अफेक्ट करेगा और एक बैड मूड मेरे फेलियर में रिजल्ट करेगा। एक बैड मूड की वजह से फेलियर? किस तरह के मैटर की ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं? माइंड डोमेन के डेमीगॉड के साथ क्लैश? या परहैप्स अपने दिल की नॉट्स रिजॉल्व करने के बाद क्या उनके पास एंजल बनने का अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस होगा? तारांकन क्लाइन ने बिना प्रेस किए थॉट में नॉड किया। ये उनका एक सीक्रेट था, कुछ ऐसा जिसके बारे में अनलेस नेसेसरी न पूछना बेस्ट था। क्वीन मिस्टिक ने फिर कहा, जब उन्होंने वे कुछ डायरी पेजेस लिखे, मैं उनके ऑपोजिट बैठी थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे उन सिंबल्स को इंटरप्रेट करना और लिखना सिखाएं। वो अग्री नहीं हुए और केवल मेरे बाल रफल किए। तब मैं ऑलरेडी ऑफ एज थी।
मैं बता सकती हूँ कि जब उन्होंने वे पेजेस लिखे तो वो वरीड, एप्रीहेंसिव और एक डिफिकल्ट पोजीशन में थे। फाइनली उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं रियली मिस्टीरियस वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट फिगर बन सकती हूँ, जैसा कि ज़ारातुल ने प्रिडिक्ट किया था, तो मुझे रिमेंबर करना, मेक श्योर करना होगा स्पेक्टेटर से केयरफुल रहना। स्पेक्टेटर से केयरफुल रहना। क्लाइन इनवर्डली रोजेल की वार्निंग रिपीट करने में हेल्प नहीं कर सका। उसका मानना था कि एम्परर ब्रॉडली स्पेक्टेटर पाथवे के बियॉन्डर्स को रेफर नहीं कर रहे होंगे। वो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर स्पेशल एग्जिस्टेंस, कुछ स्पेशल मैटर या दोनों की ओर पॉइंट कर रहे थे। एम्परर रोजेल उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और लीडर हैं। क्लाइन की आईलिड्स ट्विच हुई क्योंकि उसने आगे कुछ भी सोचने की डरे नहीं की। अफ्रेड था कि एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस उसके थॉट्स सुन लेगा। क्वीन मिस्टेक के मुंह के कॉर्नर्स स्लाइटली ऊपर कर्ल हो गए, जैसे उसने साई किया और कहा, एंशिएंट टाइम्स में कई बियॉन्ड क्रीचर्स बिलीव करते थे कि सिमिलर पावर्स गैदर करने से क्वालिटेटिव चेंज और ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन वे सभी बिना किसी एक्सेप्शन के मैड हो गए या कंट्रोल खो दिया। केवल पहले ब्लास्फेमी स्लेट के अपीयर होने के बाद सभी क्रीचर्स को रियलाइज हुआ कि बैलेंस, वो काइंड ऑफ बैलेंस जो क्लिफ के एज पर वॉक करने के लिए नीडेड है, एक्स्ट्रॉर्डिनरीनेस के पाथ की थी। इसलिए एक डोमेन की पावर्स कई पाथवेज में स्कैटर्ड हो सकती हैं, कुछ मेन पाथवेज पर कॉन्सेंट्रेटिंग करते हुए, जबकि अदर पाथवेज रेमनेंट शेयर करते हैं। एक नेगेटिव एग्जाम्पल ग्रोजेल्स ट्रैवल से किंग ऑफ द नॉर्थ उलिसान है। क्लाइन बिना प्रेस किए डीप थॉट में गिर गया। थोड़ी देर बाद क्वीन मिस्टिक ने साइलेंस तोड़ी। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो चलो आज इसे यहीं एंड करते हैं। क्लाइन ने कहने से पहले एक मोमेंट के लिए सोचा। ऑलराइट, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप एडमिरल ऑफ स्टार्स के थ्रू मुझे फाइंड कर सकती हैं। बर्नाडेट ने जेंटली नॉट किया, जैसे उसका फिगर बबल्स के एक क्लस्टर में टर्न होने से पहले सडनली ट्रांसपेरेंट हो गया। बबल्स स्कैटर्ड हो गए और इमीडिएटली वैनिश होने से पहले उड़ गए। डार्क ग्रीन पी वाइन्स रिट्रैक्ट हो गईं और नाइट में वैनिश हो गईं। क्लाइन एक इनविजिबल हैंड द्वारा हेल्ड होता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे वो जेंटली बैकलैंड ब्रिज पर लैंड हुआ। उसने अपनी टॉप हैट प्रेस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपने सराउंडिंग्स का सर्वे किया। बैंक्स पर लाइनिंग हाउसेस की रोज थीं, जो फेंट येलो लाइट्स इमिट कर रही थीं। सर्जिंग रिवर की गशिंग साउंड और नाइट की डार्कनेस के बीच सब कुछ सीरीन, साइलेंट, वार्म और पीसफुल लग रहा था। आई होप नन ऑफ दिस विल बी डिस्ट्रॉयड। क्लाइन ने साई किया, जैसे उसका फिगर क्विकली ट्रांसपेरेंट हो गया और फेड अवे हो गया। डियर मिस्टर आजिक, जब से सितंबर की शुरुआत हुई है, बैकलैंड का टेम्परेचर दिन ब दिन गिर रहा है। हाल ही में बुजुर्गों को पहले से ही आउटडोर्स में ग्लव्स पहने देखा जा सकता है। पिछले साल की तरह स्मॉग ने शहर को एनवेलप करना शुरू कर दिया है। ये वीक में 1 से 2 दिन या उससे भी ज्यादा होगा। क्लियरली एयर पोल्यूशन को गवर्न करने वाले एनवायरमेंटल मेजर्स 1 या 2 साल में रिजॉल्व होने वाली चीज नहीं है। इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। एक चीज जो खुश होने वाली है वो ये है कि हवा में पंजेंट स्मेल पहले ही सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। मेरा सैंग्विन फ्रेंड ऐसे वेदर से बहुत प्लीज्ड है। एक और डिलाइटफुल चेंज ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, पोस्टमैन और टेक्निकल वर्कर्स ने बाइक्स खरीदी हैं। स्ट्रीट्स पर कैरेजेस की नंबर कम हो गई है, इम्प्लाइंग की हॉर्स फीसेस की स्मेल और स्टेंच जो ये लाता है अब बैकलैंड की हवा में मेन पोल्यूटेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वे अभी भी एक रादर इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वे लेडीज और जेंटलमैन जो अपनी स्टैंडिंग के बारे में हाईली सोचते हैं, अपने ओन स्टैंडर्ड्स को कैजुअली लोअर नहीं करेंगे। हालांकि मेरी ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पर उनके किड्स धीरे धीरे बाइक्स में ग्रोइंग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूँ। मैं सेंट सैमुअल कैथीड्रल और लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में वीक में कुछ बार जाता हूँ, उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेटिंग करता हूँ और कंटिन्यूसली कैश डोनेट करता हूँ। मैं ओकेजनली टर्फ क्लब विजिट करता हूँ, प्लेज और ऑर्केस्ट्रास देखता हूँ या क्लब में कार्ड्स या गोल्फ खेलता हूँ। वीकेंड्स के दौरान मैं आइदर बॉल्स, बैंक्वेट्स या सलून्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं मेंशन करना भूल गया कि मैंने ऑलरेडी एक मैनर खरीद लिया है। ये फॉर्मली ड्यूक नेगन का बिलोंग्ड था और इसे मेगुर कहा जाता है। इसका अपना एक्सेलेंट विनयार्ड और ब्रूअरी है, साथ ही उस पर ह्यूज फॉरेस्ट और प्लांटेशन भी है। इसका यूज फार्मिंग और हंटिंग के लिए किया जा सकता है। इसकी मेन बिल्डिंग का एक ह्यूज रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी 4 स्टोरीज हैं। इसमें रूम्स की लार्ज नंबर है और दूर से बाहर चले बिना प्लेस का कैजुअल टूर करने में 10,000 से ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। उसी समय इसमें स्कल्पचर्स, ऑयल पेंटिंग्स, डेकोरेशंस और एक्सक्विजिट कटलरी की भी लार्ज नंबर है। यह सिंपली पैलेशियल है। परहैप्स मेरा डिस्क्रिप्शन थोड़ा एग्जैजरेटेड है। आफ्टर ऑल, मैंने कभी रियल पैलेस नहीं देखा। ये भी पहला मैनर है जो मैं ओन करता हूँ। मुझे अभी भी टिंगे में मेरा समय याद है। मैं अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ केवल 2 बेडरूम्स वाले रेंटल अपार्टमेंट में रहता था। हर दिन हम कोल की स्मेल में सोते थे।
ये मुझे ब्रिगेडियर जनरल क्योनस किलगोर ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसकी कीमत मुझे 20,000 पाउंड्स पड़ी। आपको मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में वरी करने की नीड नहीं है। मैंने सदर्न कॉन्टिनेंट से ह्यूज सम ऑफ मनी बनाया और मैंने कुछ मिस्टिकल आइटम्स भी सोल्ड किए। करंटली मेरे पास अभी भी कैश में 17,000 पाउंड से ज्यादा और 15,000 पाउंड वर्थ के गोल्ड बार्स हैं, जिनमें वेरियस गोल्ड कॉइन्स, सोली और पेन्स शामिल हैं। मैं मेगुर से रादर सैटिस्फाइड हूँ और मैंने अपने फॉर्मर वैले रिचर्डसन को लैंड स्टीवर्ड बनने के लिए भेजा है। अब ऑटम है और मैं गेस्ट्स को वहाँ प्लेजेंट वीकेंड एंजॉय करने के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। मुझे होप है रिचर्डसन एडिक्वेट प्रेपरेशंस कर सकता है। बैकलैंड में मिस्टीरियस वर्ल्ड अभी के लिए चेंज नहीं हुई है। मुझे होप है ये इस तरह कंटिन्यू रहेगी। मैजिक मिरर जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था, आपको नॉर्मल रिस्टोर कर दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये अभी भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से सफर कर रहा है ड्यू टू डैमेज अमॉन हैड डेल्ट इट। जब तक मैं इससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा और एक एरोनियस आंसर देगा और रिपीटेडली मुझसे कॉम्प्लीमेंट करने की रिक्वेस्ट करेगा। चर्च ऑफ स्टीम छोड़ने पर इसके डिफरेंट व्यूज भी हैं। ऐसा लगता है कि इसने थोड़ा और स्टे करने का डिसाइड किया है, बिलीविंग कि वो उस तरह सेफर होगा। इसने अपनी डेंजर शोकेसिंग करने और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट बनने के बारे में भी सोचा है। मुझे कहना है कि मैं हमेशा इसके सोचने के तरीके से सरप्राइज्ड रहता हूँ। कोस्टल रीजन्स में एक और स्टॉर्म ब्रूइंग हो रहा है। किंगडम के 2 हाउसेज ने बिल्स पर डिबेटिंग के ट्रेडिशनल फेज में एंटर किया है। न्यू ईयर के फुटस्टेप्स अप्रोचिंग और लाउडर होते जा रहे हैं। ये मुझे किसी बैफलिंग रीजन के लिए वरीड करता है। मे यू रिकवर क्विकली एंड वेक अप सून। योर इटर्नल स्टूडेंट क्लाइन मोरेटी। पेन दूर रखने और लेटर फोल्डिंग करने के बाद क्लाइन ने आजिक की कॉपर विसल बजाई और स्केलेटन मैसेंजर को समंड किया जो नियरली 4 मीटर टॉल खड़ा था। पहले के अनलाइक इस मैसेंजर ने केवल अपना सिर और एक हाथ दिखाया था। बाकी सेकंड फ्लोर पर फ्लोर बोर्ड्स के नीचे थे। इसने उसे क्लाइन से सिग्निफिकेंटली शॉर्टर अपीयर कराया। आफ्टर ऑल, मैं अब बेयरली डेथ का ब्लेसड कंसिडर्ड किया जाता हूँ। क्लाइन ने मैसेंजर को लेटर हैंडेड किया, जैसे उसने इसे बोन्स में क्रम्बल होते देखा, वाटरफॉल की तरह ग्राउंड में गशिंग डाउन होते हुए। ये करने के बाद उसने आर्मरेस्ट पर येस्टरडे वंस मोर चार्म उठाया। थैंक्स टू सम ऑफ इट्स आंसर्स, मुझे प्योर डार्कनेस क्रिएट करने का तरीका मिल गया है। ये एवरनाइट डोमेन के चार्म के साथ क्रिएट करना है जिसमें ड्रीम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज हैं। ये एवरनाइट गॉडेस का रिस्पॉन्स कंसिडर्ड किया जाता है और प्योर डार्कनेस के अंडर कैटेगराइज्ड है। इन एडिशन, रिपीटेड टेस्ट्स के बाद मैंने फाइनली कॉजिटेशन के थ्रू गॉडहुड सिंबल्स कार्व करने और वो आइटम क्रिएट करने का तरीका फिगर्ड आउट कर लिया है जो मैं चाहता हूँ। ये लिखने पर क्लाइन, जो सोफा पर बैठा था और अपनी थाई को टेबल के रूप में यूज कर रहा था, लिखना स्टॉप किया और अपने टेम्पल्स रब्ड किए। रिपीटेड फेलियर्स ने वर्म्स ऑफ स्पिरिट के रिपीटेड लॉस को इम्प्लाइड किया और हर सेपरेशन उसके स्पिरिट बॉडी के लिए डैमेजिंग ब्लो थी। उसे रिकवर करने में लॉन्ग टाइम लगा। इसलिए एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए रिडंडेंसीज होने के ऑर्डर में क्लाइन ने कभी खुद को लिमिट तक नहीं धकेला। 3 या 4 वर्म्स ऑफ स्पिरिट सेपरेटिंग करने के बाद वो एनग्रेविंग प्रोसेस बिगिनिंग करने से पहले कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चूज करेगा। ऐसे ब्रेक्स ने उसे मेथड मास्टर करने और फिनिश्ड प्रोडक्ट क्रिएट करने में इतना लॉन्ग टाइम लिया। अपने बगल में रेक्टेंगुलर डायमंड पर ग्लांसिंग करते हुए उसने कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स की लेयर्स देखी जो कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्टिंग लाइट से वॉइड में एक्सटेंडेड थी। उसका सिर थोड़ा डिजी फील हुआ, जैसे कि वो हिस्ट्री का एक पार्ट विटनेस कर रहा हो। मैं इसे येस्टरडे वंस मोर चार्म कहूंगा। क्लाइन ने अपनी गेज रिट्रैक्टेड की और लिखना कंटिन्यूड रखा, और केवल जब चार्म की पावर्स एग्जॉस्टेड हो गईं, तो क्लाइन ने खुद को उस फॉग के एंड पर पाया। इंडीड, मेरा ट्रांसमाइग्रेशन ग्रे फॉग उस मिस्टीरियस स्पेस और लाइट के स्ट्रेंज डोर से रिलेटेड है। ये बेसिकली इसे वेरीफाइज करता है। मैं पास्ट में एक ककून में सो रहा था, डोर ऑफ लाइट के ऊपर हैंगिंग। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उस स्टेट में कितने लॉन्ग तक था। डोर ऑफ लाइट को देखने के अपने फर्स्ट टाइम के कंपेयर में क्लाइन, जिसने कॉन्फर्मेशन किया था, काम रहा जैसे कि उसने इसे लॉन्ग एक्सपेक्टेड किया था। फ्यू। नेक्स्ट, मैं विल के लिए 2 येस्टरडे वंस मोर चार्म्स बनाऊंगा। ये चार्म मेरे लिए मच यूज का नहीं है। मैं इस वीक उससे विजिटिंग नहीं करूंगा। ये सस्पिशन इनकर करेगा अगर मैं उसे एवरी वीक आइसक्रीम खिलाऊं। उनकी मेड पहले से ही मुझे ऑड वे में देख रही है। ऑल्सो सिंस मैंने गॉडहुड सिंबल के कॉजिटेशन एंग्रेविंग मेथड को मास्टर्ड कर लिया है, मैं वर्म्स ऑफ टाइम के साथ बनाए गए एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुलेट्स के क्रिएशन को फॉरवर्ड ला सकता हूँ। यस, लेनर्ड ने कहा कि वो अगले कुछ दिनों में टिंजन विजिटिंग करेगा। लेट्स सी अगर म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम की पावर स्टोलन की जा सकती है। क्लाइन ने अपना फॉरहेड रब्ड किया और सोफा छोड़ दिया। एक प्रीवियस टैरो गैदरिंग में लेनर्ड ने उसे गॉडहुड सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स के 4 टाइप्स के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड किया था, जो उसने पैलेस ज़ोरोअस्ट से लर्न थे। वे मरॉडर डोमेन से आए थे और कहा गया था कि उनमें से एक एनिमी को मिसडायरेक्ट करने में केपेबल था, उन्हें जजमेंट में एरर्स करने के लिए मेकिंग करता था।
दूसरा टारगेट द्वारा फॉर्मली यूज्ड 3 बियॉन्डर पावर स्टील करना था, मोस्ट रीसेंट पावर के साथ बिगिनिंग। तीसरा, एनिमी को प्लेंटी ऑफ वाइटैलिटी लूज करने का कॉज बनेगा। अगर एनिमी इससे अफेक्टेड हो सकता है, उन्हें एज्ड स्टेट में एंटर कराएगा। फाइनली, उनमें से एक वर्म्स ऑफ टाइम क्रिएट कर सकता था जो लॉन्ग लिव नहीं करते थे। वे सीक्रेटली टारगेट की बॉडी को पैरासिटाइज करेंगे और चार्म यूजर को उन्हें कंट्रोल करने अलाउ करेंगे। क्लाइन के पास जो 7 रिमेनिंग वर्म्स ऑफ टाइम थे, उनमें से वो ऑलरेडी 3 को फेट साइफन चार्म्स में मेड कर चुका था और मिस जस्टिस को 1 दिया था और 2 रखे थे। इसका ये भी मेंट था कि उसके पास अभी भी 4 वर्म्स ऑफ टाइम थे, अलाउइंग हिम 4 इफेक्ट्स में से प्रत्येक को ट्राई आउट करने के लिए। ऑफ कोर्स, उसके इंट्यूशन ने उसे बताया कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट के चांसेस गारंटीड नहीं थे। जहां तक लेनर्ड के 2 वर्म्स ऑफ टाइम की बात है, एक फेट साइफन चार्म में मेड किया गया था। उसने द वर्ल्ड गेमन स्पैरो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे मिस्टर फूल से प्रे करने के लिए और एक रिप्लाई रिसीव्ड किया था। दूसरा, पैरासाइट चार्म क्रिएट करने के लिए पहले ज़ोरोआस्ट की हेल्प पर रिलाइड था। खुद को टास्क्स की सीरीज के साथ बिजींग करने के बाद इवनिंग थी। क्लाइन के पास 5 सक्सेसेस और 1 फेलियर थी। उसने 2 येस्टरडे वंस मोर चार्म्स, एक पैरासाइट बुलेट, एक डिसीट बुलेट और एक डेप्रिवेशन बुलेट ऑब्टेन्ड की। ओनली फेलियर एजिंग बुलेट थी, सीमिंगली ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस से सफिशिएंट पावर्स यूज करने की इनएबिलिटी के कारण। 3 सिमिलर लुकिंग बुलेट्स को देखते हुए, जो ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसल्यूसेंसी का मिक्स थी, क्लाइन ने रिलीफ की एक साई हीव्ड की। उसने डेथ नेल बाहर निकाला और बुलेट लोडेड की। रिवॉल्वर में उसकी 3 कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स थीं, एंड रिजल्ट ऑफ द डिविनेशन वॉज दैट इट वॉज वेरी सेफ। डायमंड लाइक चार्म को कुछ सेकंड्स घूरने के बाद क्लाइन ने नो लॉन्गर हेजिटेटेड। उसने अपना मुंह खोला और एंशिएंट हर्मीज में एक सिंगल वर्ड कहा, हिस्ट्री। उसने रियल वर्ल्ड में से अटेम्प्टेड किया था और ग्रे फॉग के ऊपर नहीं, क्योंकि वो वरीड था कि मिस्टीरियस वर्ल्ड पास्ट के कनेक्शन को सेवर कर देगी। जॉरिंग वर्ड की एकोइंग के बीच, क्लाइन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी येस्टरडे वंस मोर चार्म में इंजेक्टेड की। लाइट जो स्कैटर्ड फर की तरह अपीयर्ड हुई लिट अप, सराउंडिंग्स को ब्राइट और प्योर लाइट के साथ इल्यूमिनेटिंग करते हुए। वेगली, एक सीन क्लाइन की आंखों के पास्ट फ्लैश्ड हुआ। ये वो था इंस जैंगविल की कॉर्प्स के बगल में डेली सिमोन के साथ लीजरली डांसिंग करते हुए। ये ग्रे साइड बर्न्ड और एक्सीडिंगली हैंडसम ड्वेन डांटेस था। ये गेहमन स्पैरो था, अपनी टॉप हैट पर प्रेस डाउन करते हुए ब्लैक ट्यूलिप पर लैंडिंग करते हुए, थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ द विंड। ये शर्लॉक मोरियार्टी था, जो मीटियर के डिसेंट के दौरान स्ट्रगल्ड। ये क्लाइन मोरेटी था, जिसने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में बेबी की क्राई सुनने पर सनलाइट समंड की। ये पेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, जिसने रिवॉल्वर रेज्ड की और अपने टेम्पल पर एम्ड की। इसके बियॉन्ड सभी सीन्स वैनिश्ड। जो कुछ लेफ्ट था वो ग्रेश व्हाइट फॉग थी। ये उसका फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट था और उसने इसे पहले यूजिंग करने का प्लान किया। आफ्टर ऑल, इसे फिर से बनाना इजी था, अब जब उसके पास एक्सपीरियंस था। जहां तक अपने हिस्टोरिकल सेल्फ से स्ट्रेंथ बोरोइंग किसी डेंजर्स को पोस्ट करती है, क्लाइन ने ऑलरेडी ग्रे फॉग के ऊपर अहेड ऑफ टाइम डिविनेशन परफॉर्म किया था। वो बिलीव करता था कि अगर इसमें रियल फूल या डोर ऑफ लाइट का ओनर इन्वॉल्व है, तो उसके पास उसे ब्लॉक करने के लिए ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस होगा। चैप्टर 1013, इंडिविजुअल ग्रोथ। पहले का 36 जूटलैंड स्ट्रीट सिर्फ सीमेंट फाउंडेशन से भरा था, जहां हर फ्लोर की 2 विंडोज एक आर्च की शेप बनाती थी और कवर्स बंद रहते थे। उसमें 5th एपोक के पोस्ट 1300 के आर्किटेक्चरल ट्रेट्स थे और नेचुरल लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। रिकंस्ट्रक्शन के बाद बॉटम फ्लोर पर एक छोटा शेल्टर पोर्च था, जिसमें 2 ओरियल विंडोज 2nd फ्लोर तक एक्सटेंड होती थी। विंडो फ्रेम्स के पतले हिस्से में एक वॉल और डेकोरेटिव कॉलम था, जो एक पतले स्टोन बीम को सपोर्ट करता था। ओरियल विंडो के ऊपर एक पैरापेट था, जो सीधा 3rd फ्लोर से कनेक्ट होता था। ये एक 3 स्टोरी आर्किटेक्चरल स्टाइल था, जो हाल के सालों में पॉपुलर हुआ था। अपने ख्यालों में खोए हुए लियोनार्ड को ऐसा फील हुआ कि वो गलत जगह आ गया है। लगभग 10 सेकंड तक डेज में रहने के बाद वो अपनी सिल्वर इनलेट केन के साथ 36 जूटलैंड स्ट्रीट में एंटर हुआ। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर गया, एक बेंड पर घूमा और ब्लैक डोर और वर्टिकल साइन बोर्ड देखा, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। जब वो पहुंचा, उसे धीरे धीरे फैमिलियरिटी फील होने लगी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और अध खुले दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। एक ब्राउन बालों वाली लड़की, जो डेस्क पर टिंगेन सिटी ऑनेस्ट पेपर को वर्टिकली पकड़े हुए थी, उसने कदमों की आवाज सुनकर पेपर साइड में किए, जिससे उसका स्मूथ फोरहेड, लाइट ब्राउन आईज और प्रिटी फेस दिखाई दिया। गुड आफ्टरनून रोजेन, लियोनार्ड ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ग्रीट किया। रोजेन के चेहरे पर पहले सरप्राइज दिखा, फिर उसका एक्सप्रेशन गिर गया। उसने एक अबनॉर्मली कोल्ड टोन में कहा, गुड आफ्टरनून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने कैप्टन और क्लाइन का बदला ले लिया। लियोनार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी हैट भी नहीं दबाई, बावजूद इसके कि उसे हैट पहनना पसंद नहीं था।
उसने जबरदस्ती स्माइल किया और हल्का सा नोड किया। फिर वो चुपचाप आगे बढ़ा, रोजैन के पास से गुजरते हुए पार्टीशन के पीछे वाले दरवाजे में एंटर करने का प्लान बनाया। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करने वाला था, उसने अचानक रोजैन को अपने पीछे धीरे से कहते हुए सुना, लिव वेल। लियोनार्ड ने अपनी स्पीड थोड़ी कम की और भारी मन से अपना सर हिलाया। जब वो अंदर एंटर हुआ, उसने तुरंत फ्राई को कैप्टन के ऑफिस के पास खड़े देखा। इस कॉप्स कलेक्टर का रंग अभी भी फीका था, क्योंकि वो लंबे समय तक सूरज के नीचे नहीं रहा था। उसके बाल काले थे। लियोनार्ड ने कुछ सेकंड्स तक उसे संजीदगी से देखा और फिर सांस छोड़ते हुए स्माइल करने की कोशिश की। लॉन्ग टाइम नो सी। गुड आफ्टरनून, लॉन्ग टाइम नो सी। फ्राई ने कैप्टन के ऑफिस की तरफ इशारा किया। मुझे टेलीग्राम मिल चुका है और तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में पता है। मैं ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए 2 टीम मेंबर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा। साथ ही तुम्हें एक सील्ड आर्टिफैक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होगा। थोड़ा सरप्राइज होते हुए लियोनार्ड ने स्माइल के साथ कहा, तुम अब कैप्टन हो। तुम पहले की तरह साइलेंट नहीं हो। लियोनार्ड ने एक्चुअली अपना सोल एश्योर पोशन डाइजेस्ट कर लिया था और वो सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक पर एडवांस कर सकता था, लेकिन इटर्नल ब्लेजिंग सन के ब्लड की पावर पाने के लिए उसने जानबूझकर इसे सीक्रेट रखा था। वो बैकलैंड के आसपास सोल्स को प्लेकेट करता रहा और आखिरकार अपनी मेहनत से उसे टिंगेन आने का मौका मिल गया। हाँ, फ्राई ने जेंटल नोट के साथ कहा, एक्चुअली मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, लेकिन कैप्टन होने के नाते मुझे ऐसा करना पड़ता है। लियोनार्ड ने हल्का सा नोट किया। तुम कैप्टन कब बने? मैंने इसके बारे में सुना क्यों नहीं? रिसेंटली, फ्राई ने सक्सिंक्टली जवाब दिया और फिर एक्सप्लेन किया। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही मैं सीक्वेंस 8 ग्रेवडिगर बन गया था। मैं फाइनली पिछले महीने स्पिरिट मीडियम पे एडवांस हुआ और ऐसा हुआ कि प्रीवियस कैप्टन का ट्रांसफर हो गया। ये तो फास्ट है। इससे पहले कि लियोनार्ड अपना सेंटेंस खत्म कर पाता, उसने अपने सर पर मारा। मेरी मेमोरी तो देखो। मैं भूल गया था कि क्लाइंट ने सबके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। उसने अपना राइट हैंड नीचे किया और स्माइल के साथ फ्राई से कहा, उस केस में तुम्हारे पास अभी भी फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए जगह और टाइम है। शायद तुम डीकन बन सकते हो। फ्राई ने उसकी तरफ देखा और अपनी नजर वापस खींच ली। मैं शायद आगे एडवांस करना चूज नहीं करूंगा। क्यों? लियोनार्ड कुछ कदम बाहर निकला और फ्राई की साइड में आया, पजलमेंट में पूछते हुए। फ्राई ने सीलिंग की तरफ देखा और एक काम और भारी आवाज में कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूं, इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा। लियोनार्ड शांत हो गया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि वहां काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें भी थी जो इम्यूटेबल रही। फ्राई कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए 2 मेंबर्स को भेजूंगा। बोलते हुए वो बेसमेंट की तरफ बढ़ा। लियोनार्ड सबकॉन्शियसली उसके साथ चलने लगा। नीचे राइट साइड वाले ऑफिस का दरवाजा खुला था। कुछ नाइट हॉक्स वहां कार्ड्स खेल रहे थे, फाइटिंग ईविल। जब उन्होंने अपने कैप्टन को आते हुए सेंस किया, उन्होंने जल्दी से अपने पोकर कार्ड्स नीचे रखे और खड़े हो गए। लियोनार्ड ने उन पर अपनी नजर डाली और 2 फैमिलियर फेसेस देखे। वो रॉयल थी, अपने स्मूथ ब्लैक हेयर के साथ, और वाइट हेयर्ड ब्लैक आइड सीका। उसी समय उसने कुछ अनफैमिलियर फेसेस भी देखे। उसने टेबल पर पेन्स, सोली और पोकर कार्ड्स देखे। एक पल के लिए उसे लगा उसका दिमाग भटक गया है और उसकी विजन ब्लर हो गई। रोस्टेड आर्किपेलागो के वाटर्स में, एक फिशिंग विलेज के पास वाले छोटे हार्बर में, फ्यूचर शिप के बॉटम में। फ्रैंकली ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और आर्म्स क्रॉस करके अपने सामने वाले मशरूम को सीरियसली देखने लगा। मशरूम अपनी कैप के साथ 1.8 मीटर्स की हाइट पर खड़ा था। उसकी व्हाइट सरफेस पर कुछ ब्राइट रेड स्पॉट्स थे जो आईज, नोज और माउथ जैसे लग रहे थे। इसके अलावा उसके स्टेम पर प्रोट्रूडिंग स्पोर्स थे। उनमें थिक और स्ट्रॉन्ग लुकिंग व्हाइट हाइफा थे जो टेंटिकल्स जैसे लग रहे थे। फ्रैंक ने इस जाइडेंटिक मशरूम को साइज अप किया और एरिया का सर्वे किया, वुडन वॉल्स, फ्लोरबोर्ड्स और अलग अलग शेप्स और साइजेस के मशरूम्स को देखते हुए। फिर आर्टिसन सीएल से कहा, नॉट बैड। इस एक्सपेरिमेंट में फिर से प्रोग्रेस हुई है। इस मशरूम में रिप्रोड्यूस करने की स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है और ये इसे भूखा बनाता है, जिससे ये मॉन्स्टर फ्लैश और ब्लड से खुद को रिप्लेनिश करने के लिए ईगर रहता है। चाहे रोस्ट करो या बॉयल, इनकी एक्टिविटी खत्म हो सकती है, जिससे ये डेंजरस नहीं रहते। इसका टेस्ट कैसा है? क्या तुमने ट्राई नहीं किया? जो ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करता है उसके रैंडम फ्लेवर्स होते हैं, बीफ, फिश और माल्ट। कुछ तो मिल्क से भी भरे होते हैं। उनमें से एक ही ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए काफी है। देखो, क्रू अब पीना एंजॉय नहीं करता। ऐसे मशरूम्स हैं जो हर जगह तोड़े जा सकते हैं।
मेरा मानना है कि जब विल्डरनेस में हो तो पेट भरने के लिए इंसान को ड्राई राशंस कैरी करने पड़ते हैं और वाइल्ड बीस्ट्स को हंट करना पड़ता है। वो बहुत ट्रबलसम है। अगर हम अपनी बॉडीज को मशरूम्स ग्रो करने दें तो क्या ये हैसल नहीं बचा देगा? आर्टिसन सियल्फ बायम के कंपैरिजन में बहुत पतला हो गया था। उसकी आई सॉकेट्स गहरी थी और आंखें खाली। वो लाइफ लैक कर रहा था। फ्रैंक की बातें सुनकर उसे कुछ याद आया और उसकी बॉडी कांपने लगी। वो चुपचाप नीचे बैठा और अपना मुंह खोलकर रेचिंग नॉइजेस निकालने लगा। क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है ये तुम्हारे लिए टफ था। मैं सच में आर्टिसन का ग्रेटफुल हूं, फ्रैंक ने सिंसियरली कहा। अगर तुम नहीं होते तो मशरूम्स में रिप्रोडक्शन के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन नहीं होती। ऑल्सो उन्होंने मूनलाइट के नीचे अब नॉर्मली स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी ऑब्टेन कर ली है, जिससे वो खुद को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये उस पॉइजन को इफेक्टिवली एलिमिनेट करता है जो मॉन्स्टर्स को डिवोर करने से एक्यूमुलेट होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि प्योर डार्कनेस में मूनलाइट नहीं होती। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हमें रिजॉल्व करनी है। सियल्फ ने एक शब्द नहीं कहा। उल्टी खत्म करने के बाद वो तुरंत खड़ा हुआ और बाहर भागने के लिए मुड़ा। हालांकि एक थिक और स्ट्रॉन्ग वाइट हाइफा बाहर निकला और उसे वापस खींच लिया। माँ, मेरे मिस्टिकल आइटम्स वापस करो। मुझे इन मशरूम्स के साथ मरना है। वो पागलों की तरह चिल्लाया और जब उसका मुंह कवर किया गया तो उसकी आवाज धीमी हो गई। इस मोमेंट पर फिशिंग विलेज के एक सर्टन स्पॉट से ग्रीन वाइन्स तेजी से पीछे हटी, जैसे कि वो रिवर्स में ग्रो कर रही हो। कैटलिया वहां से बाहर निकली। उसकी आंखें डार्क पर्पल थी जिनमें कुछ सिल्वर हिंट्स थे। उसके कानों में हिडन सेज की इल्यूजरी रेविंग्स गूंजती रही। हालांकि अब उसे वो टेरिफाइंग नहीं लगती थी। उसे ये पहले की तरह अनएक्सेप्टेबल नहीं लगा। जहां भी उसने देखा वहां काउंटलेस इनडिस्क्राइबल फिगर्स थी जो ऐसे लग रही थी जैसे शैडोज एक दूसरे पर स्टैक हो, जैसे किसी अननोन लोकेशन से कास्ट की गई इनविजिबल गेज। पहले के कंपैरिजन में वो कर्टन्स के पीछे छुपे अननोन एग्जिस्टेंस को देख सकती थी। वो आसमान में ऊंचाई पर अलग अलग कलर्स के मून्स देख सकती थी। वो या तो ब्लड रेड, सिल्वर डार्क ब्राउन या घोस्टली ब्लू थे जो जमीन को घूरती हुई आंखों जैसे लग रहे थे। कैटलिया का दिमाग हम करने लगा और उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली, आगे देखने से डरते हुए। उसने पहले ही स्नेक ऑफ फेट का ब्लड डाइसेक्ट कर लिया था और रिचुअल कंप्लीट कर लिया था। उसके थ्रू उसने गॉडहुड ऑब्टेन कर लिया था और मिस्ट्री प्रायर पाथवे की सीक्वेंस 4 मिस्टिसोलॉजिस्ट बन गई थी। हालांकि उसे क्वीन की वार्निंग याद थी। 22 पाथवेज के सभी सीक्वेंस 4 बियॉन्डर्स में से मिस्टिसोलॉजिस्ट वो जॉब थी जो सबसे आसानी से डेंजर एनकाउंटर करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अक्सर ऐसी चीजें देखते थे जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, ऐसी चीजें सुनते थे जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए, और ऐसे सीक्रेट से अवेयर होते थे जिनसे उन्हें अवेयर नहीं होना चाहिए। इसलिए एक मिस्टिसोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि अपनी क्यूरियोसिटी कैसे कर्ब करें और अपने एक्शंस को कैसे कंट्रोल करें ताकि वो लंबा जी सकें। अपने कपड़ों पर टंगा हुआ हैवी चश्मा निकालकर कैटलिया ने उसे पहन लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो अलग अलग चीजें उसे दिख रही थी वो गायब नहीं हुई। उसने सेटिस्फेक्शन में अपने होंठ कर्ल किए एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग मैनर में। वो जानती थी कि ये आइटम अब उसकी प्राइंग इनटू सीक्रेट्स की एबिलिटी को सील नहीं कर सकता। उसने आंखें खोलने से पहले उन्हें बंद किया। उसकी आंखें ब्लैक हो गई थी। अब उनमें मिस्टीरियस डार्क पर्पल और सिल्वर ह्यूज नहीं थे। फ्यू। कैटलिया ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ चलने लगी, जैसे कि वो बस एक स्ट्रॉल के लिए गई हो। वो अपने डेमिगॉड बनने को अनाउंस नहीं करना चाहती थी और उसका जल्दी 5th रॉयल ओवर द सीज बनने का कोई इरादा नहीं था। उसके लिए ये इस डेंजरस वर्ल्ड में एक ट्रम्प कार्ड था, एक ऐसा जो उसे अपने पास छुपाकर रखना था। साउथ ऑफ द ब्रिज, रोज स्ट्रीट। जिस कैरेज में एमलिन था वो सड़क पर चली जा रही थी जब उसने अपने सामने व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट में बिखरे हुए बालों वाले ब्लरी फिगर को अपीयर होते देखा। वो वही रेथ लाइक यंग मैन था। लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर मैरिक, एमलिन ने एक अनसरप्राइज्ड स्माइल के साथ कहा। मैरिक ने हल्का सा नोड किया। मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि हमने प्रिपरेशंस कर ली हैं। हम एक्चुअल ऑपरेशन डिस्कस कर सकते हैं।